Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. ये ब्लैक बुक है ना, कौन सा बुक है ये? सर ये ब्लैक बुक में हाँ, कौन सा है? ब्लैक सर। ब्लैक बुक है ना, चलिए। यस सर। इसमें तो यही समझना है क्या, मैनेज एंड अनमैनेज कंपोनेंट्स? यस सर, और ये जो सर फोटो दिया है और उसमें जो टर्म्स है सर, मतलब कैसे हायरार्किकली से इसको अरेंज किया वो मतलब एक दूसरे के आगे जो मतलब कैसे आपस में क्या कनेक्शन लेयर बाय लेयर। देखिए एक्चुअली क्या है कि जैसे ये जो ऊपर में जो भी दिया है ना आपको, ये जैसे देखिए यस। स्टार्ट होता है यहाँ से, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कर्नेल है ना। चलिए मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। बुक तो सामने में है ना आपका भी? यस सर, बुक मेरे सामने में। तो पेज उसको जैसे खोल लीजिए, तो देखिए सबसे पहले यस मैनेज और अनमैनेज ये कंपोनेंट्स को हम लोग बात करते हैं। यस सर। सर इस बुक में से विंडो फॉर्म हटा दिया है। अच्छा, कम यूज हो रहा होगा तो इसलिए हटा दिया होगा। बस उसमें से एपीआई जीडीआई प्लस हाँ, ये सब के बारे में हल्का फुल्का डिस्कस कर दिया है सर। डायरेक्ट एक्स एपीआई तो बोल रहा है कि सर इसमें डब्ल्यूपीएफ में भी इसका यूजेस है, इसको सेपरेट करने का जरूरत भी नहीं है। क्या चीज में डब्लू? WPF is also suitable for both user interface designer and हाँ application developer. हाँ हाँ। Yes, sir. Unlike ये रहा सर, unlike a window forms, WPF inherently provide this technology जो ऊपर mention किया है ना, so that you हाँ do not need separate APIs in WPF to work with graphics, animation, and multimedia. Therefore, it is easier and simpler to develop graphic-rich desktop application by using WPF. All these design-related elements in WPF applications are processed by DirectX. एग्जैक्टली। तो अभी देखिए Yes. हम समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को। Yes, sir. एक मिनट है, एक खाली इसका खाली मेल आया हुआ, थोड़ा सा इसका जवाब लिख देता हूँ हल्का सा। चलिए हो गया। ओके, सो MANAGED, मैनेज एंड अनमैनेज, इसको समझिए पहले ना। Yes, sir. अभी वो फोटो भी अगर आप देखिएगा, Yes, sir. जो फोटो है हमारा, ठीक है, तो वहां पे भी देखिए एक आ रहा है प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, प्रेजेंटेशन कोर, ऐसे करके क्लियर बनाया गया है ना। Yes, sir. प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क में क्या था, फ्रेमवर्क में क्लासेस है, ठीक है, जो कि मदद करता है हमको किसी टाइप से ना। प्रेजेंटेशन CURE कोर मेन क्लासेस मतलब यहाँ पे, और उसके बाद में हमारा CLR आ गया बीच में, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम आ गया। देखिए इसका ऊपर का जितना चीजें है ना, दोज आर मैनेज्ड एक्चुअली, ठीक है। दोज आर मैनेज मतलब जो चीज डायरेक्टली CLR प्रोसेस करता है जिसको, है ना, ठीक है, मतलब जो CLR के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंचता है। देखिए जो नीचे में है, जो कर्नेल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये OS का पार्ट है, Yes. ठीक है। कर्नेल OS का वो पार्ट है जो क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, मेन पार्ट ऑफ OS है ना। बाकी तो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, बट Yes, sir. कर्नेल इज द मेन पार्ट, है ना। जैसे लिनस, ठीक है, ये जो लिनस टोवाल्स था,
LINUX ना, लिनक्स TORVLDS। इसने क्या किया था, इसने लिनक्स का कोर डेवलप किया था, सॉरी कर्नेल डेवलप किया था ना इसने, ठीक है। तो इसने पूरा लिनक्स Yes, sir. डेवलप नहीं किया हुआ है, इसने लिनक्स का डेवलप, लिनक्स कोर, ठीक है, कर्नेल, Yes, sir. ठीक है, इसने कर्नेल को डेवलप किया था, है ना। तो कर्नेल तो मेन पार्ट होता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो मेन जॉब क्या था, कर्नेल करता है, बाकी सब बहुत सारा और अटैचमेंट्स भी रहता है उसके साथ में ना। तो जो आपका, देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में कर्नेल के ऊपर में कुछ लाइब्रेरीज होता था, ठीक है, जिसको हम लोग सिस्टम 32, यूजर 32 ऐसे करके बोलते थे हम लोग, यूएसआर यूजर 32, और भी होता था Yes, SYST सिस्टम 32 ऐसे करके ना, लाइब्रेरीज होता था। तो सिस्टम 32 को भी कहीं कहीं पे कंसिडर किया जाता था पार्ट ऑफ द कर्नेल, है ना, इस तरह से। तो यूजर 32 और प्लस कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी होता था अगर आपको जरूरत पड़े, जैसे डायरेक्ट एक्स का नाम लिखा है वहाँ पे, yes, sir. ठीक है, डायरेक्ट एक्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्स क्या होता था, डायरेक्ट एक्स असल में एक लाइब्रेरी था जो कि गेम खेलने में हमको मदद करता था, कोई कोई गेम इंजन इसको सपोर्ट करता था, ये बनाया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का ही, ठीक है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट Yes, का sir. भी काफी सारे गेम्स वगैरह आया था, बना था। तो अपने गेम्स को, जैसे बहुत सारा ग्राफिक्स का लाइब्रेरी है एक्चुअली में, जिसमें से डायरेक्ट एक्स भी एक है ना। जैसे हम लोग Yes, एक sir. गेम खेलते थे, बहुत पॉपुलर गेम था जिसका नाम था क्वेक 3, ठीक है। तो मैं एक बार एक IIT विजिट करने के लिए गया हुआ था। मेरा कुछ स्टूडेंट्स था, जो IIT का स्टूडेंट था, जो C++ सीखने के लिए आया था। तो जब गया वो लोग, तो हम लोग कुछ इनविटेशन देके गया कि आप लोग हमारा टेक्निकल फेस्टिवल में आइए बोल के, है ना। तो Yes, sir. हम लोग गए थे, 3 दिन रहे थे वहाँ पे। तो सारा खर्चा वो लोग का था, सिर्फ जाने आने का हम लोग का लगा जो भी था। फिर उसमें देखा मैंने, स्टूडेंट्स लोग ये खेलते, क्वेक 3 वगैरह वहाँ खेलते, तो हम लोग को भी अच्छा लगा, तो हम लोगों ने भी क्वेक 3 खेलना स्टार्ट किया था, है ना। तो इसमें एक ग्राफिक्स का लाइब्रेरी लगता था जिसको बोलते थे OpenGL, ठीक है, मतलब ओपन ग्राफिक्स लाइब्रेरी, है ना, इस तरह से। तो Yes, sir. अभी एक पेपर है जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आज भी है, जैसे इसका नाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स, है ना। ये पेपर आज भी है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे है। बट अभी तक इसका क्लासेस कभी भी सक्सेसफुली होता नहीं है। तो अब जैसे इस बार तो पूरा कॉलेज वगैरह बंद है, सही ढंग से क्लास नहीं हो रहा है। तो अब मेरा Mm-hmm. स्टूडेंट से वो लोग बोल रहा है कि सर टीचर नहीं मिलेगा, तो आप थोड़ा बता दीजिए बोल के। तो असल में क्या होता है कि इसमें जो भी ग्राफिक्स का प्रोग्राम होता है, तो इसमें क्या करना है, इसमें लाइन ड्रॉ करना है असल में, ठीक है। लाइन ड्रॉ करना है, Yes, फिर आपको सर्कल ड्रॉ करना है, एलिप्स ड्रॉ करना है, इस तरह का प्रोग्राम बनाना है, बट यूजिंग एल्गोरिथम्स एक्चुअली, ठीक है। वो जैसे पेंट वगैरह में करते हैं वो ड्रॉ नहीं करना है, हमको एल्गोरिथम को यूज yes, sir. करके लाइन ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, सब करना है, ठीक है। तो चलिए सर एल्गोरिथम, मेरा एक पेपर था सर, ग्राफिक्स अंडर सी सर. सी है ना, ग्राफिक्स इन सी, ठीक है। तो वही चीज है, Yes, वही sir. पेपर है। तो आप जैसे थर्ड अब इसको, सेमेस्टर. हाँ, इसको सी लैंग्वेज में तो करके देखना है, ठीक है, Yes, sir. इसको तो सी लैंग्वेज में। लेकिन आजकल क्या होता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाता है सही ढंग से, ठीक है। Yes, sir. तो क्यों नहीं दिखाया जाता, बिकॉज जो लाइब्रेरी था वो टर्बो C++ में था, ठीक है। और वो लाइब्रेरी कभी ठीक से फंक्शन करता है, कभी नहीं करता, बिकॉज आप एमुलेटर के अंदर चलाते हैं। अभी ओरिजिनल टर्बो C++ रहा नहीं हमारे पास में। लाइब्रेरी का नाम था ये, ठीक है, Yes. बोल्डेन ग्राफिक्स इंटरफेस करके एक लाइब्रेरी था, BGI नाम से, है ना। तो ये BGI जो लाइब्रेरी है, Yes, ये sir. यूज करके ये सब काम होता था। बट अब टर्बो C++ रहा नहीं, कहीं पे मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो लिखा था RIP Hmm. टर्बो C++, रेस्ट इन पीस टर्बो C++, है ना। Oh. तो वहाँ लिखा भी था कि उसको पीस में रहने दीजिए, बहुत दिन बेचारा काम कर लिया, ठीक है, अब क्यों आप इसको तंग कर रहे हैं, ठीक है, क्यों इसको Hmm. परेशान किया जा रहा है। तो खैर, अब जैसे जो कंपाइलर्स हम लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल GCC, ठीक है, अब ये सब के साथ में कैसे हम ग्राफिक्स बनाएंगे, बिकॉज अब ये BGI तो वहाँ काम नहीं करता है। तो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वी कैन मेक यूज ऑफ OpenGL, ठीक है। OpenGL का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी C++ से लिखा हुआ लाइब्रेरी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको यूज Yes. किया जा सकता है, आप अपने सी के प्रोग्राम्स में कॉल कर सकते हो। हाउ, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। तो खैर, अब जैसे समय मिलेगा मैं देखूंगा इसको कैसे करके OpenGL को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद GCC, है ना। बिकॉज ये दोनों पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है, मतलब GCC भी आज के जमाने में सबसे पॉपुलर सी का कंपाइलर है, और OpenGL Yes. भी सबसे पॉपुलर ग्राफिक्स का लाइब्रेरी है आज, है ना। तो जस्ट लाइक OpenGL, डायरेक्ट एक्स भी होता था माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, कि लाइब्रेरी था जिसमें ग्राफिक्स का प्रोग्राम्स बना हुआ था, जिसको आप अपने गेम्स में इस्तेमाल कर सकते थे, है ना, ठीक है। तो अब जैसे अगर आपको गेम्स या मल्टीमीडिया इसी तरह कुछ काम करना है कंप्यूटर में, तो डायरेक्ट एक्स होना चाहिए था। तो आजकल तो नहीं है, ठीक है, आजकल तो पता नहीं चलता है। आजकल तो कभी इसको इंस्टॉल करने का बात नहीं आता है, बट जब तक विंडोज XP था स्पेशली, ठीक है, तब तक ये सब चीज रहता था वहाँ पे ना। तो देखिए, उस जमाने में डॉट नेट था नहीं, उस जमाने में CLR का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। CLR का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के लिए, है ना। Yes, sir.
तो उस जमाना में क्या था, उस जमाना में तो हमको पता था कि सी का मतलब ये जो भी हम प्रोग्राम वीबी बना रहे हैं वो विंडोज में चलेगा, और तब होता था कि मतलब 90% कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड वे यूजिंग विंडोज, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब तो तरह तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आते जा रहा है, ठीक है, और लोग भी थोड़ा सा ज्यादा एजुकेटेड हो गए, ज्यादा समझते जा रहे, तो अब डाइवर्सिटी आएगा, ठीक है, काफी डाइवर्सिटी आएगा, है ना। तो इसीलिए क्या सर हुआ, HP एक नया लैपटॉप निकाला है सर, जिसमें क्रोम OS सर डाल के दे रहा है। नहीं वो तो अब खत्म हो रहा है कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो ये अब भारत में अगर नया आ रहा होगा तो भारत का लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या वो लोगों के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, उस स्टॉक को वो लोग ये कर रहा है, मतलब खत्म करने की क्रोम कोशिश कर का रहा है। OS सर। अब ये आज का नहीं है, बहुत पुराना ओएस है, ठीक है, बहुत पुराना ओएस है, वो लिनक्स है असल में, ठीक है। आप देखिए ना क्रोम ओएस, मैं एक बार यस सर। डाउनलोड करना चाह रहा था बट मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग उबंटू, ठीक है, जो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अभी तो यस उबंटू सर। का ऑलरेडी ये आ गया है 20.04 आ गया, जो मुझे अपडेट करना है अब। तो आप देखिएगा CHRO में क्रोम ओएस के बारे में। तो तो उबंटू के थ्रू ही सर लिनक्स यूज कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, उबंटू के थ्रू मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये क्रोम यस सर। ओएस है, ये गूगल का बनाया हुआ लिनक्स है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए ऑफिशियल साइट में हम जा रहे हैं, मीट क्रोम ओएस है ना, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्रोम यस। ओएस इज पीडी सिंपल एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम पावर्ड दैट पावर्स एवरी क्रोम बुक, है ना। और फिर आप पढ़िएगा तो कहीं पे मेंशन किया गया कि लिनक्स है बोल के, ठीक है। अब यहाँ पढ़ा था ना यस मैंने, सर। विकिपीडिया में पढ़ा था, इट्स वेरी क्लियरली रिटन कि ये है, तो ये अभी नहीं बहुत दिन से आ रहा था, और मैंने कहीं पे देखा हुआ है कि इसको अब डिसकंटिन्यू करने का सोच रहा था ये लोग, ठीक है, कोई मैंने देखा हुआ है। जैसे देखिए ये भी क्रोमियम ओएस प्रोजेक्ट से आया है, ठीक है, जैसे क्रोमियम ब्राउजर से क्रोम आया, ठीक है, उसी तरह से क्रोमियम यस ओएस था सर। पहले, उसी को ये लोग ने अपग्रेड किया है। मतलब ये सब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था जिसको गूगल ने फंड किया एक्चुअली में, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी अगर फ्री का काम कर रहा है तो कहाँ से चलेगा, है ना, तो उसको पैसा कहीं से चाहिए, तो गूगल क्या करता है, ऐसा छोटा सा कंपनी को वो करता है ना। देखिए लिखा है यहाँ पे, क्रोम ओएस इज जेंटू लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए, ठीक है। तो इससे पहले एक लिनक्स बना जिसका नाम है जेंटू, है ना। तो ये जेंटू से क्रोम ओएस बना, ठीक है, डिजाइन बाय गूगल, देखिए, ठीक है, इट इज डिराइव फ्रॉम द फ्री सॉफ्टवेयर क्रोमियम ओएस, है ना, एंड यूजेस गूगल क्रोम वेब ब्राउजर एज इट्स प्रिंसिपल यूजर इंटरफेस। तो जैसे हमारा क्रोम का यूजर इंटरफेस होगा उसी तरह से कहीं देखने में लगेगा, ठीक है। तो वो तो डालने के बाद चेक करना पड़ेगा, लेकिन अब उतना टाइम नहीं कि डाल डाल के सबको देखेगा, बिकॉज लिनक्स का तो मेन क्या कोर सीखना है ना हमको, तो कोर तो हमको उबंटू से यस मिल सर। जा रहा है, एंड मोस्ट पॉपुलर उबंटू ही है मेरे ख्याल से, जैसे अभी लिखेंगे भी अगर, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए सबसे पहले तो नाम इसी का आ रहा है, ठीक है, उबंटू का एकदम है, आर्क है, फेडोरा है, फेडोरा वाज वेरी पॉपुलर पहले, बहुत ज्यादा था, तब उबंटू वगैरह का नाम भी नहीं था। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो 10 पॉपुलर में क्या क्या आ रहा है। तो ऐसे तो ऊपर यहाँ तो MX लिनक्स का बात कर रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में नहीं पता हमको, ज्यादा मंजारो के बारे में नहीं पता, लिनक्स मिंट के बारे में पता है, ठीक है, इट्स अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा उबंटू, ठीक है, और उबंटू इज बेस्ड ऑन डेबियन, ठीक है, डेबियन के ऊपर में बेस्ड है, लेकिन डेबियन देखिए इससे कम वो है, ठीक है ना, पॉपुलर है एक्चुअली में ना, ठीक है, इस तरह से। तो और ये दो लिस्ट दिखा रहा है, देखिए दो लिस्ट दिखा रहा है 2020 का और 19 का, ठीक है। तो अभी MX लिनक्स तो मैंने यूज नहीं किया है, इसके बारे में ज्यादा मुझे नहीं पता है, ठीक है, बट देखिए लिस्ट में उबंटू इसको काफी पॉपुलर है। क्रोम ओएस कहीं नहीं मिल रहा है देखिए आपको, ठीक है, क्रोम ओएस कहीं नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसका ज्यादा वो था, मतलब ये गूगल सोचा था कि उसको हम लैपटॉप्स में ही डाल के भेजेंगे, है ना। तो यूएस वगैरह में तो चला है शायद, और ये सब लो कॉस्ट लैपटॉप होता है, मतलब ज्यादा महंगा लैपटॉप नहीं होता है, ये सब सस्ता लैपटॉप में लोग डाल के भेज रहा था, है ना। तो ऐसा लैपटॉप को ये लोग बुलाता था क्रोम बुक, यस सर। देखिए आज से नहीं, मैं तो शायद इसको लगभग मैं शायद 5 साल से पहले से जान रहा हूँ इस सब चीज को, है ना। ठीक है, तो देखिए MI का भी आ रहा यस है, ये तो नेटबुक कुछ नोटबुक ही लिखा हुआ है, तो पता नहीं इसमें क्या है, पर यस देखिए क्रोम बुक करके आ रहा है, देखिए, है ना। ठीक है, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है। अब कहीं मैंने पढ़ा था कि गूगल इसको शट करना चाहता है, ठीक है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट उतना चल नहीं रहा है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा चीजें ऐसा है ना, तो दैट इज वाई। तो अगर भारत में आ भी रहा है तो हमको लगता है वो स्टॉक एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई भी लिनक्स यूज कीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, व्हाट इज द मेन थिंग आपको वो जानना है, मतलब अंदर का आर्किटेक्चर जानना है, ठीक है। यस सर। तो लिनक्स का जो आर्किटेक्चर है वो एक बार समझ में आ जाएगा तब तो कोई भी लिनक्स ठीक है ना। जैसे अभी मेरा एक दूसरा लैपटॉप है जिसका थोड़ा सा हार्डवेयर कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है। तो हालांकि मैंने वो भी एक तरह का वो क्रोमबुक टाइप का लैपटॉप है, मतलब वो एक तरह से बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पैसा खर्चा हो गया मेरा उसमें, है ना। तो बट चल रहा है किस तरह यस से। सर। तो वो एक लैपटॉप था जो मैंने हार्डली 13,990 में खरीदा हुआ लैपटॉप, ठीक है। तो इसका ऐसे प्राइस था 15-16 हजार के आसपास में, बट जो एक बार शायद 2 साल या 3 साल हो गया है, उसमें फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डेज वगैरह सेल नहीं आता था,
तो Yes, sir. उसमें मैंने लिया हुआ था ये, तो मुझे वो 2000-3000 के लगभग ऑफ मिला था उसमें ना, तो 3990, तो कोई विश्वास भी नहीं करता कि इतना में लैपटॉप मिल गया। तो उसमें क्या है, उसमें एक Hmm. सेलोरॉन प्रोसेसर है, ठीक है, उसके अंदर में सेलोन है, पेंटियम है शायद, उसके अंदर पेंटियम था, सेलोन है शायद, ठीक है, सी आर सेलोन है, लगभग 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होगा उसके अंदर, है ना। और उसके बाद में Yes, sir. रैम था 2 GB। तो मैंने सोचा था रैम बढ़ा लेंगे, इसलिए मैंने लिया था, ठीक है। और ऐसा लैपटॉप अभी Hmm. तक मैंने देखा भी नहीं था, लेने के बाद ही पता चला उसमें क्या क्या कमी है एक्चुअली में। और हार्ड डिस्क 500 था, तो चलने लायक था, ऐसा नहीं था कि खराब था, ठीक है। HDD 500 है ना, ये था। तो ये कॉन्फ़िगरेशन था। और इसमें आया था एक लिनक्स, क्या था नाम उसका, उसका नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था, उसमें ही मैंने देखा था, ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम आल्सो, ठीक है। एस्पायर लिनक्स ऐसे करके कुछ लिनक्स था, ठीक है, ऐसे करके कुछ नाम आया था, ऐसे करके ना, ई से नाम था, ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग, ई से ही कुछ नाम था, तो नाम याद नहीं आ रहा है क्या लिनक्स था, ई से ही कुछ नाम था उसका। तो वो असल में एक लाइट वेट लिनक्स है, ठीक है, इट्स अ लाइट वेट लिनक्स। तो उसका नाम तो मैं भूल गया, ठीक है। तो अगर कहीं गूगल में सर्च करें लाइट वेट लिनक्स के बारे में, तो कहीं उसका नाम मिल जाएगा। इट वाज फ्रॉम ई 15, तो ऐसे यहाँ पे दिखा रहा है, बेस्ट लाइट वेट। तो क्या लास्ट में मैंने यहाँ से एक लाइट वेट मैंने यूज किया है फिर बाद में, ठीक है। उसका नाम जैसे स्लैक्स का नाम आ रहा है, ठीक है, उबंटू मेट का नाम आ रहा है, ठीक है। फिर Yes, ये sir. आ रहा है, तो एक्स उबंटू भी आ रहा है, लिनक्स मिंट का भी आ रहा है, पेपर मिंट भी आ रहा है। मैंने अल्टीमेटली उबंटू बेस्ड ही एक ये वाला यूज किया उसमें मैंने, है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। लिनक्स लाइट करके मैंने उसमें डाला हुआ है। सच का एकदम लाइट ओएस है ये, ठीक है। वो 2 GB का में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एक्चुअली, बहुत फास्ट रहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि हार्डली आपका अगर मतलब 700-750 MB रैम भी है तो भी चल जाता है, लेकिन रिकमेंडेड 1 GB है, तो सिस्टम में तो 2 GB है, ठीक है। और उसके बाद में 1 GHz CPU इज मोर देन एनफ, ठीक है। तो आराम से, और सिर्फ 8 GB इसको स्पेस चाहिए, तो मेरे पास तो 5 GB था ही, है ना, इजीली चल जाता है उसके अंदर में। क्योंकि विंडोज 10 बहुत स्लो चलता था, और हमको रियलाइज नहीं हुआ ना कि उसमें लिनक्स दे रहा है, तो मतलब हो सकता है कुछ गड़बड़ी है, इसलिए लिनक्स दे रहा है उसके अंदर, उसमें लिनक्स ही आया था इंस्टॉल्ड, है ना। तो ऐसे करके था। फिर देखिए Yes, sir. ऐसे ऐसे मतलब अलग लिनक्स आया, देखिए बोधी लिनक्स, नाम भी नहीं सुना होगा सब चीज का, ठीक है। NTX, ठीक है, स्पार्की, Hmm. पपी लिनक्स भी है जो बहुत छोटा है, ये भी है ना, ठीक है। इसमें आप देखिएगा और कम रिसोर्सेस का जो Yes, sir. देखिए, ओनली 256 MB रैम और 600 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर पे। और ये सबसे छोटा है शायद, है ना। ये शायद सबसे लाइट वेट है, टाइनी कोर, ये मैंने डाउनलोड भी किया हुआ है। ये हार्डली 50-60 MB का है शायद, ठीक है। तो देखिए 64 MB रैम में भी चल जाता है ये, और मेरे ख्याल से इसमें GUI नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर में वो आएगा, खाली कमांड लाइन में एक Kernel. आएगा ये, है ना, ठीक है। तो नॉट बैड, अच्छा ही है Yes, sir. अगर किसको चल जाए तो। और वो मैं भूल रहा हूँ, ई से नाम था क्या था, वो आया था उसके अंदर में। तो अल्टीमेटली उसको छोड़ के मैंने ये यूज किया है, बिकॉज देखिए वो उतना पॉपुलर लिनक्स नहीं था, है ना। इट वाज नॉट दैट पॉपुलर लिनक्स, Hmm. क्योंकि नाम उसका आ ही नहीं रहा वहाँ पे, ई से तो कोई भी नाम नहीं आ रहा है, एब्सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद में टाइनी कोर हर जगह आ रहा है, लुबुंटू, ठीक है। फिर ये पोर्टिस, ठीक है, वेक्टर, पपी लिनक्स का भी नाम आ रहा है बहुत जगह, ठीक है। लिनक्स लाइट ये मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये उबुंटू बेस्ड ही है, लगभग लगभग उबुंटू की तरह लगता है। तो देखिए उसका नाम ही कहीं नहीं आ रहा है। Hmm. तो मैंने वहाँ पे एक लाइट वेट रखा हुआ लिनक्स, है ना। तो दोनों एक है एकदम, दोनों एक ही टाइप से चलता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं दोनों में। ऊपर का स्क्रीन से आप देखिएगा तो अलग हो, किस दिन मैं उसको भी कनेक्ट करके दिखा दूंगा, है ना, कि वो लिनक्स कैसे Okay, काम sir. करता है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप लगेंगे ना, तो देखिए कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब तो कहीं टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं होगा, तो ऐसे करके लगना पड़ेगा Nice, और sir. फिर सीखना पड़ेगा ये सब चीजों को, है ना। तो जैसे दीज आर द थिंग्स आई एम Yes, sir. ट्राइंग राइट नाउ, ये सब चीज को मैं कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से मैं, जैसे वो ग्राफिक्स सीरियसली पढ़ाना है, अगर पढ़ाना है तो मुझे, तो अगर Yes. मतलब टर्बो सी प्लस नहीं दिखा पाए तो जीसीसी में दिखाएंगे, एंड विल ट्राई टू कनेक्ट समहाउ, ठीक है, यूजिंग ओपन जीएल, है ना। इससे कनेक्ट करके हम लोग देखेंगे करने का। तो दिस इज इट। तो जस्ट Yes, लाइक sir. ओपन जीएल, ये भी क्या है, ये भी हमारा इसी का माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ग्राफिक्स का लाइब्रेरी था, है ना। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट Hmm. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, है ना, कि डॉट नेट को लाया गया, या सीएलआर क्या करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस देता है आपको, है ना। तो जो प्रोग्राम आप सीएलआर को टारगेट करके बनाते हैं, ठीक है,
उनको हम नॉर्मली मैनेज प्रोग्राम बुलाते हैं, बिकॉज उसको CLR मैनेज करता है ना उसको, ठीक है। तो दोज प्रोग्राम्स जो CLR को टारगेट करके बनाया जाता है, दोज आर ऑल मैनेज प्रोग्राम्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। बट ऐसा प्रोग्राम जो पुराना है, ठीक है, और बिना CLR को, मतलब CLR को टारगेट नहीं करता, जैसे ये सब चीजें, डायरेक्ट टेस्ट तो इसका जनरेशन का पहले का है, ये यूजर 32 ये सब का जनरेशन का पहले का लाइब्रेरी वगैरह है ना, तो ये CLR के साथ काम नहीं करता, इसलिए देखिए लेयर भी वैसे बनाया हुआ है, ये दोनों को CLR के अंदर में रखा हुआ है, बिकॉज इसमें जो भी है, ठीक है, इसमें जो भी है, जैसे देखिए WPF, ये तो WPF का फ्रेमवर्क का ही बात कर रहे हैं दोनों में। तो WPF में क्या है कि कुछ इंटरफेस बनाने का है, ठीक है, कुछ इंटरफेस बनाने के लिए है, और कुछ उस इंटरफेस को सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट वाला यहाँ आएगा, कोर में आएगा, ठीक है, सपोर्ट फाइल कोर के अंदर आएगा, और जो इंटरफेस बनाने के सब बटन है, ठीक है ना, BUTTN बटन लेबल वगैरह कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसमें और अंदर अंदर का चीजें होगा, ठीक है, जो सपोर्ट में आता है, ठीक है। तो ये बोथ द लाइब्रेरीज दे आर डायरेक्टली टारगेटिंग, ठीक है, किसको, CLR को टारगेट कर रहा है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग मैनेज बोलते हैं, ठीक है, दीज आर मैनेज। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब डॉटनेट फ्रेमवर्क जिसको मैनेज करता है, जो CLR के अंदर में चलता है, दोज आर नोन एज मैनेज प्रोग्राम्स। और ये जो पुराना वाला प्रोग्राम है जो CLR से पहले से बना हुआ है, ठीक है, दीज आर नोन एज अनमैनेज्ड, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्ट टेक्स्ट आज भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं, तो इसको और इसको जोड़ने के लिए, ठीक है, एक आप बोल सकते हैं मैनेज भी अनमैनेज भी, दोनों क्वालिटी है इसके अंदर में, इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, इट्स नेम इज, क्या था इसका नाम, क्या कोड था, मिलकोर, ठीक है, द नेम वाज मिलकोर, है ना, मिलकोर लिखा हुआ है वहाँ पे, तो MILCOR, मिलकोर, ठीक है। तो इसका मेन काम है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, ठीक है, ये जो आपका WPF प्रेजेंटेशन है और ये जो लाइब्रेरीज वगैरह है, ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ता है तो, है ना, क्योंकि आज भी बहुत सारी चीजें जहाँ पे डायरेक्ट इसका जरूरत पड़ता है हम लोग को, तो ये जो इंटीग्रेशन है हम लोग क्या करते हैं, मिलकोर से करते हैं, ठीक है, मिलकोर से करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो मैनेज और अनमैनेज में कि दीज थिंग्स जो लाइब्रेरी डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर है, मतलब जो पोस्टर हमने देखा उसके अंदर में जो भी चीजें, दोज आर ऑल मैनेज थिंग्स, रिमेंबर, क्योंकि वो CLR के थ्रू चलेगा। और जो पुराना चीजें है, ठीक है, तो वो सब CLR के थ्रू तो नहीं चलता है, तो दोज आर अनमैनेज कोड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अभी उसके बीच में थोड़ा सा मतलब तालमेल बैठाने के लिए ये बनाया गया, एक मिल कोर लाइब्रेरी बनाया गया, जिसको कुछ हद तक आप मैनेज बोल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो ये CLR के साथ ही रन करेगा ये, है ना, ठीक है। बट ये इंटरेक्ट करता है इसके साथ में भी, ये इंटरेक्ट करता है पुराना प्रोग्राम्स के साथ में भी, है ना। तो दिस इज द आर्किटेक्चर, डॉटनेट का आर्किटेक्चर, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ये चीज। और जैसे अभी ये भी बोला गया, जैसे आपने जो बताया ना कि देखिए WPF में क्या है कि जैसे इसमें ये सब का जरूरत नहीं, बिना डायरेक्ट टेक्स्ट ये सब का भी आप क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफिक्स वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ये सब सपोर्ट इस लाइब्रेरी के अंदर भी मिला है, सारा चीज मिला है उसको, है ना। लेकिन जो पुराना हमारा होता था, वो जो विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन होता था, उसमें हमको ये सब का सपोर्ट चाहिए होता था, ये फर्क बताया वहाँ पे, है ना, कि विंडोज जो क्लासिक जो एप्लीकेशन होता था उसमें मल्टीमीडिया के लिए कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं था, उसके लिए हमको बाहर बाहर से चीजें यूज करना पड़ता था, ठीक है ना, जैसे GDI वगैरह के बारे में मेंशन किया गया है। तो GDI भी एक तरह का वही है, ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस है, ठीक है। तो ये है ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस है, GDI, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है, ग्राफिक्स का लाइब्रेरी वगैरह है, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे पहला बार ये एरर कब आया था पता है, जब मैं जो पिक्चर बॉक्स था ना हमारा इसका विंडोज क्लासिक एप्लीकेशन का, उस पिक्चर बॉक्स से जब मैं डेटा में इमेज को स्टोर करता था और फिर वापस जब मैं इमेज को उठा के लाता था, तो ये एरर आता था कि GDI में एरर एनकाउंटर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये GDI तो विंडोज का कंपोनेंट था। तो अब कभी कभी वो डॉटनेट का जो क्लासिक एप्लीकेशन है ये इसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाता था, इसलिए क्या होता था, उस तरह का एरर आता था, है ना। तो वहां से मुझे पता चला, तो हाँ 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 सर GDI का आज यूज करना पड़ता है क्या, मतलब आज, मतलब इस सिनेरियो में से यूज है? देखिए अगर क्लासिक एप्लीकेशन बनाते तो यूज होगा, ठीक है, इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी क्लासिक एप्लीकेशन तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्लासिक एप्लीकेशन बनता भी नहीं है, जैसे ये जो नोटपैड प्लस प्लस हमारे सामने में, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिक एप्लीकेशन, ठीक है, ये क्लासिक एप्लीकेशन का एग्जांपल याद रखिएगा ना, ठीक है, बिकॉज इसमें वही सब है, देखिए मेनू बार मिल रहा है आपको, ठीक है ना, फिर ये सब चीज मिल रहा है ना। बट जहां तक मुझे इसको देखने से लगता है कि ये डॉटनेट या VB से नहीं बना हुआ है, हमको तो ज्यादातर लग रहा है कि ये जावा से बना हुआ है, ठीक है ना, या कोई और लैंग्वेज होगा, बिकॉज इसका जो फीचर है एग्जैक्टली मतलब उसकी तरह नहीं जाता है, मतलब VB की तरह नहीं जाता है जो भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज कोई और है, ठीक है, इसको देखने से लग रहा है, बट ये एक तरह से उसी कैटेगरी में आ रहा है क्लासिक एप्लीकेशन, क्योंकि पुराना कंपोनेंट्स यूज हो रहा है यहाँ पे, ना, ठीक है। बट लुक एट द स्क्रीन बिहाइंड, इस स्क्रीन को देखिए आप, ठीक है, ये टोटली डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया है, एकदम अलग टाइप का हो गया ना। और प्लस
ये एक नया कॉन्सेप्ट फॉलो करता है इसका मतलब सिंगल स्क्रीन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि आप जब साउंड पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये देखिए साउंड वाला आ गया उसी स्क्रीन के अंदर में, है ना, ठीक है। फिर आप नोटिफिकेशन पे Yes, sir. क्लिक, वेब पेज की तरह से काम करता है। तो ये सब WPF से किया गया है, ठीक है। ये जो मॉडर्न टाइप का आपको कंट्रोल्स मिल रहा है ये देखिएगा उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब जो मिल रहा है ना हमको ये नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब टाइप का या तो आप वेबसाइट बनाएंगे तो HTML में मिल जाता है आजकल, ठीक है, ये CSS में मिल जाता है ये सब चीजें, या आप इसमें WPF में काम करेंगे तो देखिए ये सब मिलेगा, ये नया नया टाइप का, ठीक है। तो वो जो Yes, sir. WPF एक नया टाइप का लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, नया जो मॉडर्न टाइप का जो इंटरफेस है वो आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से Yes, अब sir. अगर आप GUI बनाते तो ऐसे बनाएंगे ना, ठीक है, इसी टाइप का बनाएंगे। Hmm. स्पेशली अगेन देखिए और एक चीज है, जो क्लासिक ऐप होता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सीडीज में होता था, ठीक है, या डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। बट ये जो नॉर्मली WPF से बना हुआ ऐप होता है वो सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ से, विंडोज स्टोर के माध्यम से। Yes, sir. तो ये स्टोर भी देखिए अलग टाइप का है ना, इसका इंटरफेस वगैरह एकदम मॉडर्न टाइप का इंटरफेस है, ठीक है, और सिंगल पेज में खुलेगा। तो ज्यादातर जो विंडोज स्टोर में आपको एप्स मिलेगा, ठीक है, इनको हम लोग WPF से बनाते हैं, ठीक है, ये सबको। या पहले इसको थोड़ा नाम चेंज किया गया था, विंडोज यूनिवर्सल ऐप बोला गया था ये सब चीजों को। तो यूनिवर्सल इसलिए बोला गया था कि ये मोबाइल में भी चलेगा और लैपटॉप्स में भी चलेगा एंड टैबलेट्स पे भी चलेगा, है ना, तीनों जगह चल जाएगा। इसके लिए इसको यूनिवर्सल ऐप बुलाया गया था, ठीक है। बट अब धीरे धीरे जैसे Yes, sir. विंडोज का मोबाइल तो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है, हाँ और sir. विंडोज जो है वो छोटा टैबलेट्स में नहीं आ रहा है, मतलब अब आता है तो बड़ा 10 इंच से ऊपर का टैबलेट में आता है, ठीक है। विंडोज का अगर टैबलेट आता भी है तो जैसे सरफेस है ना, तो सरफेस जो आता है Yes, sir. वो 10 इंच से ऊपर रहता है नॉर्मली। तो 10 इंच से ऊपर में Hmm. तो नॉर्मल विंडोज चल जाएगा, है ना, आपको कोई जरूरत नहीं विंडोज मोबाइल बनाने का, छोटा विंडोज बनाने का। तो उसमें तो ये नॉर्मल विंडोज Yes. चल जाता है, तो इसीलिए अब वो विंडोज मोबाइल का कॉन्सेप्ट ही चला गया और यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट ही चला गया, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस होता है, चीजें माइनस भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, चीजें माइनस भी होता है। तो जैसे इस केस में मैंने देखा माइनस हुआ है, ठीक है, इस केस में मैंने देखा क्या हुआ है, माइनस हुआ है चीजें, कि एक समय में हमारे पास में 3 टाइप का ऐप होता था, जैसे हम लोग WPF भी बनाते थे, यूनिवर्सल बनाते थे। तो यूनिवर्सल में जो फ्रेमवर्क लगता था WPF ही था एक्चुअली में, ठीक है। और फिर तीसरा ये क्लासिक बनाते थे हम लोग। बट अब जैसे जमाना बदला, विंडोज का वो जो मोबाइल वाला पूरा प्रोजेक्ट फेल हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने उसको बंदी कर दिया, Hmm. नहीं, है ना। अब कोई यूनिवर्सल फ्रेमवर्क नहीं आता है। बट लैपटॉप के लिए तो ऐप बना रहा है लोग, ठीक है, कंप्यूटर्स के लिए तो ऐप बना रहा है। तो ये जो आपको Yes, sir. यहाँ पे स्टोर में मिलेगा, विंडोज के स्टोर में जितना एप्स मिलेगा, जैसे ये देखिए स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, सब बता रहा है ना, बना रहा है। तो जैसे Yes, मैंने sir. शायद यहाँ पे सावन एक बार डाला था, है या नहीं पता नहीं, ठीक है। हाँ देखिए जियो सावन आ गया है ना, ठीक है, ये मैंने एक बार इंस्टॉल किया था यहाँ पे, बहुत पहले मैं स्ट्रीमिंग सुनता था इसमें भी कभी कभी लैपटॉप में। अब तो मोबाइल में सुन लेते हैं हम लोग, Yes, sir. हट गया, नहीं है शायद, मैंने हटा दिया, देखिए अभी बोल रहा है कि जाने के लिए वेबसाइट में, है ना, ठीक है। तो पहले मैंने Hmm. इंस्टॉल किया हुआ था, यहीं से इंस्टॉल किया हुआ था उसको, है ना। तो फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ एप्स जितना भी दिखा रहा है, हाँ एक तो व्हाट्सएप तो मैंने जो दिखाया अभी आपको वो मैं ऐप ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये जो व्हाट्सएप है, दिस इज एन ऐप, ये ब्राउजर Yes, पे यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए ना, ये ऐप मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पे, ठीक है। yes, sir. तो ये भी WPF से बना हुआ है, आप देख सकते हैं ना, वो मेनू बार ये सब का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस हैज बीन Yes, sir. क्रिएटेड यूजिंग WPF फ्रेमवर्क ओनली। तो अब जो नया ऐप जो भी आप बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे, आप तो चाहेंगे एक मॉडर्न इसके साथ बनाया जाए, ठीक है, फ्रेमवर्क के साथ बनाया जाए। तो तब वो क्लासिक ऐप का जरूरत ही नहीं, हम तो सिखा रहे हैं बस थोड़ा सा उसके लिए, है ना, कि आपको समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं यहीं से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं बोल के, ठीक है। दैट इज व्हाई आई विल शो यू Yes, sir. फ्यू क्लासिक ऐप्स, उसके बाद में हम आ जाएंगे WPF के ऊपर में, ठीक है, विल कम देयर। Hmm. तो उसके लिए हम लोग सिखा रहे हैं, अदरवाइज उसका जनरेशन खत्म हो गया है, ठीक है, अब नहीं बनाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, उसका जनरेशन लगभग Yes, लगभग sir. खत्म हो गया। अभी भी कोई कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो मिलेगा वैसे सॉफ्टवेयर, ठीक है, बिकॉज जो डेवलपर्स वो लोग तो बना लिया, बेचेगा ना वो सब चीजों को। या मैंने कुछ Hmm. LIC एजेंट्स वगैरह के पास में कुछ सॉफ्टवेयर देखा हुआ है जो उसी तरह का है, पुराना क्लासिक ऐप में बना है, बट वो सब पुराना बना हुआ था, अभी सिर्फ सपोर्ट कर रहा है उसको वो लोग, ठीक है। तो चलिए, तो दिस वाज द थिंग, तो ये चीज था, ठीक है। और उसके बाद में जो बाकी आपका था कि व्हाट इज डायरेक्ट तो डायरेक्ट इज नथिंग बट अ ग्राफिक्स लाइब्रेरी, है ना, इसके अंदर में प्रोग्राम्स है जो Yes, ग्राफिक्स sir. को रेंडर करने में मदद करता है, ठीक है। सेम थिंग लाइक BGI Yes, जो sir. टर्बो C प्लस में होता था। तो BGI काम करता था टर्बो C प्लस के साथ में। ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट का अपना लाइब्रेरी था जो माइक्रोसॉफ्ट अपने गेम्स वगैरह में क्या करता था, इस्तेमाल करता था। सिमिलरली देयर वर मेनी गेम्स जो कि OpenGL के ऊपर में बेस्ड था, ठीक है, जैसे मैंने नाम लिया है Hmm. क्वेक 3 का, ठीक है। तो क्वेक 3 बेस्ड था OpenGL के ऊपर में। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले OpenGL इंस्टॉल होता था कंप्यूटर में, ठीक है, देन ओनली क्वेक 3 क्या होता था, Sir. इंस्टॉल होता था, है ना, इस तरह से, Yes, ठीक sir. है। देन व्हाट वर द अदर टर्म्स, और टर्म्स क्या था, Say API, sir.
हाँ एपीआई, एपीआई तो सिंपल सा चीज है, जो भी रेडीमेड प्रोग्राम आपको मिलता है ना उसको हम एपीआई बोलते हैं, ठीक है ना। या इस तरह से आप बोल सकते हैं, देखिए लैंग्वेज या कंपाइलर तो आपका नहीं होता है, ठीक है। लैंग्वेज नहीं। और कंपाइलर तो आपका नहीं, तो किसी और का बनाया होता नॉर्मली। तो लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो मीडियम बनाया जाता है उसी को एपीआई बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, है ना, ठीक है ना। या किसी, ओके। है ना, किसी भी एक फ्रेमवर्क के साथ या किसी भी मतलब वही सिनेरियो के साथ में इंटरफेस करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए, जैसे देखिए यू कैनॉट राइट अ सिंगल प्रोग्राम विदाउट प्रिंटफ, मेरे ख्याल से, है ना। प्रिंटफ लिखना हम्म पड़ता है हमको। तो प्रिंटफ क्या करता है, हम्म प्रिंटफ सी का कंपाइलर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है, मतलब वो आउटपुट कैसे करके करना है ना। इसके पीछे का तो आपको आता ही नहीं कि हम आउटपुट कैसे करेंगे बोलकर, तो मिनिमम तो हमको ये सब चाहिए होता है ना, प्रिंटफ स्कैनफ ये सब चाहिए होता है। तो दीज आर नोन सर। एज एपीआई। कोई भी जो रेडीमेड चीजें हमको मिलता है इसको एपीआई बुलाया जाता है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ रेडीमेड थिंग्स आर नोन एज एपीआई, रिमेंबर, मतलब किसी के सर्विस के यस। साथ में इंटरेक्ट करने के लिए जो आपको रेडीमेड प्रोग्राम मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको ये एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है अपने एप्लीकेशन के साथ में, ठीक है। वेदर इट इज अ यस मोबाइल सर। एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन या ये नॉर्मल विंडोज एप्लीकेशन, आपको एक पेमेंट गेटवे इंटरफेस करना है, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे पेटीएम का हो सकता है, ठीक है। तो यस पेटीएम का तो सर। नया नया आया है, ठीक है। आप बिल डेस्क का यूज कर सकते हैं, ये काफी पॉपुलर है, ठीक है। आप पेयू का यूज कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारा है, बहुत सारा, जैसे पहले आता था पेपाल, पेपल। है ना, ये सबसे पॉपुलर यस था सर। पहले, ये यूएस का था, ठीक है, आज भी यूएस वगैरह में यूज होता है। अब बाकी अपने देश का बन गया, जैसे टाटा का भी था टेक प्रोसेस करके शायद, ठीक है। टाटा ने बनाया था TCH टेक, PROCSS प्रोसेस करके बनाया हुआ था। तो ये सब पेमेंट गेटवेज है, ठीक है। तो देखिए पेमेंट हम्म गेटवे क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि किसी के सर्वर में पड़ा हुआ है ना। अब आप हम्म। उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ विल यू यूज इट, तो ये लोग आपको कुछ रेडीमेड प्रोग्राम देंगे, ठीक है। यस दे विल सर। गिव यू सम रेडीमेड प्रोग्राम, है ना। ये लोग आपको कोई रेडीमेड प्रोग्राम देगा जिनको हम एपीआई बुलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एकदम अच्छा एग्जांपल इसका दे सकता हूँ आपको। अगेन और एक सिनेरियो मैं पहले डाल देता हूँ, या चलिए मैं पेटीएम का एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने ट्राई भी किया था। PAYTM पेटीएम, ठीक है, API, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। लैंग्वेज के हिसाब से इनका मिल जाता है, PHP जावा सबके लिए अलग अलग मिल जाता है। तो यस। है ना, इसको कभी कभी SDK भी बोलते हैं हम लोग, SDK के अंदर ही वो रहता है, API रहता है। तो देखिए ना, तो जब आप वो एसडीके का मतलब पूरा कलेक्शन देखिए ना, यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए जनरेट एपीआई कीज वगैरह आ रहा है। तो ये देखिए, तो आपको पहले वो देगा कुछ ये सॉफ्टवेयर देगा, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो जिसमें कि उसका किट होगा टोटल, है ना, ठीक है। तो अब उसके बाद में यस आपको सर। ये कोड ऐसे करके यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ये लोग कहीं कहीं पे जैसे ये कॉल किया ना, रिक्वायर करके एक फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, यहाँ पे हम्म। भी। तो ये फंक्शंस को एपीआई बुलाते हैं, जो रेडीमेड फंक्शन होता है। तो उसके लिए आपको वो भी मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट से यस। आपको सीखने मिल जाएगा कि ये सब काम कैसे करके करना है बोल के, है ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो देखिए ये यही सबका दिया हुआ है, एक नोट का दिया हुआ है, जावा जावा एसडीके। का, PHP और पाइथन का दिया हुआ है लोग, है ना। और डॉट यस नेट का तो नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, है ना। डॉट नेट का नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। हालांकि डॉट नेट भी बहुत पॉपुलर देना चाहिए था उसका, बट अभी फिलहाल यही सबका दे रहा है यहाँ पे, है ना। सिमिलरली अगर आप दूसरा का भी देखिएगा, ठीक है, बिल डेस्क का भी है ना, देखिएगा, है ना, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, तो वो भी आपको बताएगा। तो जैसे एक रेजर पे भी है आजकल काफी चल रहा है, ठीक है। तो ये प्राइसिंग है, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में भी दे रहा है। तो पहले तो ये कुछ बता रहा है कि वो करने के लिए, फिर पेमेंट वगैरह करने के लिए तब कहीं बताएगा अंदर जाके, है ना। बट ये बहुत पॉपुलर है, बहुत जगह दिखता होगा आपको, है ना, ये यस सर। बिल डेस्क दिखता होगा, ठीक है। प्राइसिंग वगैरह बताया, क्या प्राइसिंग वगैरह है इसका, ठीक है। तो जाके चेक किया जा सकता है, तो ज्वाइन ही करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ तो दीज आर नोन एज एपीआई, जो रेडीमेड चीजें होता है, जो रेडीमेड प्रोग्राम्स हमको मिलता है किसी के भी किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ में इंटरफेस करने के लिए, ठीक है। द प्रोग्राम में भी ए कंपाइलर, ठीक है, इट में भी अ सर्वर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमको जो रेडीमेड प्रोग्राम्स मिलते हैं उनको हम एपीआई बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब भी यस वही है, जो इस लाइब्रेरी के साथ आपको इंटरेक्ट करना है अगर, ठीक है, तो आपको रेडीमेड फंक्शंस मिलेंगे, उस फंक्शंस के द्वारा आप क्या करेंगे, इसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज एपीआई। और उसके बाद में डायरेक्ट एक्स हो ही गया, ठीक है। तो यही सब चीज है। तो ये देखिएगा उतना ज्यादा इसका आप जरूरत ही नहीं पड़ता। एपीआई शब्द का तो खैर बहुत जरूरत पड़ेगा, एपीआई इज ब्रेड एंड बटर टाइप ऑफ अ थिंग, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यस एपीआई सर। क्या होता है। बट जीडीआई ना के बराबर आपको मिलेगा, डायरेक्ट एक्स ना के बराबर मिलेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें पुराना हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी इसलिए आगे। सही हाँ सबके हाँ बारे हाँ। में ज्यादा डिस्कस बुक में नहीं किए। नहीं बिल्कुल नहीं किया हुआ है। और देखिए जब वीबी पढ़ेंगे तो वीबी के बुक में हो सकता है डिस्कशन मिल जाए इसका, बट जब सी शार्प पढ़ेंगे तो नहीं, ठीक है। तो सी शार्प में ज्यादातर अब नया फ्रेमवर्क के बारे में ही लोग डिस्कस कर रहा है। यस सर।
तो देखिए दोनों चीज पढ़ना कितना जरूरी होता है, ठीक है। इफ यू ट्राई ओनली प्रैक्टिकल तो भी काम नहीं चलता है, ठीक है। इफ यू डू ओनली थ्योरी तब भी काम नहीं चलता है। तो दोनों चीज को साइड बाय साइड लेके जाना बहुत जरूरी है। और दूसरा का काम Yes. अगर पढ़ते तो उससे फायदा क्या होता है ना, कि जल्दी सीखने मिलेगा। हम तो दूसरा का ही काम पढ़ रहे हैं ना, जैसे जो भी लिखा हो किताब को, हम उसका थ्योरी को लेके चल रहे हैं आगे में, तो उससे थोड़ा काम हमारा जल्दी हो जाता है। तो चलिए लास्ट क्लास में जैसे हमने डिसाइड किया हुआ था कि क्या करना है हमको, कुछ प्रोग्राम्स बनाना था, जैसे Fahrenheit. हाँ फ़ारेनहाइट और Yes. उसका वाला ना, वो ट्राई करते हैं हम लोग, जिसमें दोनों हम ट्राई करेंगे, यूज करेंगे। तो एक नया वो बनाते हैं, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। तो विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, ठीक है, C#। नेक्स्ट, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्या था, हाँ, तो C2S सेल्सियस, सेल्सियस टू FHRENHEIT एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों साइड से हम करेंगे। और इसको आपका जो फोल्डर उसमें सेव कर देते हैं, डी ड्राइव बैचेस 2001 CSGY। चलिए खुल गया, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव Yes. टू डू इज, ठीक है, पहला चीज हम लोग करना है कि जैसे ये जो हमारा फॉर्म है सामने में, ठीक है। और अब ये सब चीज भी Yes. याद रखिएगा कि व्हाट इज दिस फॉर्म। फॉर्म इज एक्चुअली एक क्लास, है ना। ये क्या था, ये क्लास था। इट इज एन इनहेरिटेड Yes. क्लास। ये बैकग्राउंड डिटेल्स भी हमको याद रखना है, इसलिए मैंने वो प्रोग्राम दिखाया था, है ना, कि वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल्स हमको समझ में आता है। इनहेरिटेड क्लास फ्रॉम FORM, फॉर्म क्लास, है ना, वहां से इनहेरिट होता है। अब ये सब चीज मैच करके हमको Yes. चलना पड़ेगा कि WPF में भी यही होगा या WPF में कुछ और होगा, ठीक है, वो हमको लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज इन जावा व्हाट हैपेंस, जावा में दो तरीके, जावा में तो इसको फ्रेम बुलाते हैं, ठीक है ना। तो इन जावा, ठीक है, TH देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ फ्रेम, ठीक है। तो वन इज इनहेरिटिंग फ्रेम क्लास, जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म क्लास को इनहेरिट करते वैसे इनहेरिटिंग फ्रेम क्लास, ठीक है। एंड नंबर टू इज इंस्टांशिएटिंग फ्रेम क्लास। तो यहाँ पे इंस्टांशिएटिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। Yes. ये होता है सेकंड मेथड। तो क्या यहाँ पे भी दोनों चीजें होता है, ये भी जानने का जरूरत है। तो चलिए कभी ट्राई करके देखेंगे इसको, है ना, ठीक है, कि कैन वी इंस्टांशिएट द फॉर्म क्लास और नॉट, है ना, ये भी देखना ठीक रहेगा, है ना। कब हम इंस्टांस नहीं कर सकेंगे, जब वो क्लास फाइनल होगा, ठीक है। अगर ये फॉर्म क्लास जो है, अगर इसको इस तरह से बनाया होगा FINL फाइनल, ठीक है,
CLSS क्लास और फॉर्म मान लीजिए, तो ये कहाँ बनाया होगा, ये तो लाइब्रेरी के अंदर बना होगा ये। तो अगर ये क्लास पहले से फाइनल है तब तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकेंगे, ठीक है। बट इफ इट इज नॉट फाइनल तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकेंगे। तो जावा में तो फाइनल नहीं है, इसलिए जावा में ऐसा करके पढ़ाया जाता है कि देयर आर टू वेज, आइदर यू कैन इनहेरिट इट और यू कैन इंस्टांशिएट इट, ठीक है। बट जावा में एक और चीज है एप्लेट, है ना। जब आप एप्लेट बनाते हैं तो एप्लेट में एक ही तरीका होता है, ओनली यू कैन इनहेरिट, ठीक है। यू कैन नॉट इंस्टांशिएट एप्लेट क्लास, है ना। आप इसको इंस्टांशिएट नहीं कर सकते Yes, वहां sir. पे, तो इनहेरिट कर सकते हैं बिकॉज जो एप्लेट क्लास है वो फाइनल है, ठीक है। वो फाइनल है तो उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसा चीज यहाँ पे भी है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज कंपेयर करके देखते रहना चाहिए। तो जितना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था वो वाइवा वगैरह में भी है ना, तो वाइवा में क्या होता है कि क्वेश्चन तो कुछ ही पूछ देता है। तो डिपेंड करता है आप कितने थॉरो है, आपने कितना प्रैक्टिस किया, उसी के हिसाब से पता चलेगा कि मतलब आपका वाइवा कैसा हो रहा है, ठीक है। वो थोड़ा ना कोई प्लान्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। जैसे नॉर्मली इन इंटरव्यू, ठीक है, प्लान्ड क्वेश्चन कुछ कुछ रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं ना, ठीक है। तो लोग इसको प्लान Yes, करके sir. जाते हैं, ठीक है, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। बहुत लोग प्लान करके जाते हैं। उसके बाद में फिर क्या है, एक और क्वेश्चन होता है कि ठीक है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड CTC, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ CTC इज कॉस्ट टू कंपनी। Yes, तो इतना बड़ा बात किया जा रहा है, बट ये क्या है, ये सैलरी है इसका मतलब, है ना, ठीक है। द मीनिंग ऑफ दिस इज सैलरी, yes, sir. ठीक है। बहुत लोग कॉस्ट टू कंपनी है ना, ठीक है। तो CTC, Hmm. तो दैट इज नथिंग बट सैलरी, ठीक है। तो आप कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेशर्स में तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। फ्रेशर में क्या रहता है कि आपको पहले से बताया रहता है कि पैकेज इतना होगा बोल के, है ना, ठीक है। इस तरह से रहता है, नेगोशिएशन बहुत कम रहता है। बट जब आप स्पेशली एक्सपीरियंस्ड है, जॉब चेंज कर रहे हैं, उस समय में डेफिनेटली ये सवाल आता है वहाँ पे, है ना, कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज चलिए वो जो भी स्लैब या इवन फ्रेशर वाला में भी इंटरव्यू में भी, कि वो लोग का जो सैलरी रखा हुआ है उससे ज्यादा भी मतलब आप डिमांड कर सकते हैं एक तरह से, है ना, ठीक है, कि इतना में नहीं चलेगा, हमको इतना दीजिए, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो, है ना, देन यू कैन Yes, आस्क दैट। बट उस केस में नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, नहीं पूछेगा, क्योंकि वो लोग पहले से डिक्लेयर कर देता है कि अप टू इतना मिलेगा, उससे ज्यादा हम लोग नहीं देंगे, बिकॉज यू आर फ्रेशर, है ना, ठीक है। और pressure. उससे कम में नेगोशिएट करेगा, बोलेगा कि इससे कितना कम Hmm. में काम कर लोगे बोल के, है ना। तो ये सब कुछ Hmm. कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो चलिए कॉमन है आजकल, ठीक है, कि इसका जवाब आदमी लोग पहले से प्रिपेयर करके रख लेते हैं, ठीक है। तो बट अभी स्पॉन्टेनियसली बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो कि इस तरह क्वेश्चन आएगा वहां पे। हर क्वेश्चन तो प्लान नहीं हो सकता है। तो सिमिलर इन Yes, वाइवा sir. देयर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर स्पॉन्टेनियस बेस्ड ऑन द सिनेरियो, उस समय का सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है वो सवाल किया जाता है ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा थॉरो होंगे, ठीक है, जितना ज्यादा थॉरो होंगे उतना अच्छा रहता है। एक मिनट है, मृत्युंजय। Yes, sir. चलिए, तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो, है ना। तो ये सब Hmm. चीजें, तो ये सब चीज ट्राई करेंगे अगर ये सब, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा चीजें धीरे धीरे, ठीक है। बिकॉज देखिए समझाने को क्या है, समझाने को तो बता दिया जाएगा, चलो ये फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद में इसका नाम चेंज कर लो, बट पीछे से भी समझ में आना चाहिए ना एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो अभी देखिए एक चीज और समझने वाला है कि देखिए फॉर्म तो ठीक है, क्लास है, बट ये सब जो कोड Yes, sir. होगा, जैसे जावा में है ना, इन जावा व्हाट हैपेंस, द नेम ऑफ द क्लास एंड द नेम ऑफ द फाइल शुड बी सेम, name Yes, of the sir. class, ठीक है, and the name of the file should be same। यहाँ पे भी लगभग लगभग वही होता है, ठीक है, शुड बी सेम सेम। आपको पता नहीं चलता है असल में, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज अगर आप फोल्डर को जाके देखिएगा, ठीक है, आप फोल्डर को जाके देखिएगा, जैसे मैं यहीं से देखता हूँ इसको गिटहब से। तो गिटहब में जैसे अगर आपका रिपोजिटरी हम चुनते हैं, तो देखिए जो चेंजेस है वो चेंजेस आ गए यहाँ पे। देखिए एक प्रोजेक्ट बनाया हमने, इतना सारा चेंजेस दिखा रहा है, बिकॉज सो मेनी फाइल्स, Yes, sir. है ना, हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो हम इसको भेजेंगे तो बाद में, बट इस रेपोजिटरी को हम ओपन करके देखते हैं इन एक्सप्लोरर, ठीक है, ये आ गया। तो C# GUI, ठीक है। तो इफ यू ओपन दिस फोल्डर, ये जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है form1.cs, form1.designer.cs, है ना, ठीक है। तो हमने देखा था
कि एक में तो हमारा कोड रहता है, ठीक है। इफ यू ओपन दिस इन नोटपैड प्लस प्लस, देखिए तो आपको दिखेगा कि ये अभी लगभग खाली है, ठीक है। सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, देखिए दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फॉर्म 1 Yes, है sir. ना, ये कंस्ट्रक्टर है। और जैसे हमने बोला ना कि इनहेरिटेड होता है, तो फॉर्म 1 इज इनहेरिटेड फ्रॉम फॉर्म, है ना। और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, बस इतना ही है। और बाकी अभी आप नीचे कोड लिखिएगा, जब इवेंट हैंडलिंग होगा तो इवेंट हैंडलिंग का कोड सारा यहीं पे आने वाला है, ठीक है ना। तो ऑल दोस इवेंट फॉर्म हैंडलिंग 1 को कोड विल, चेंज भी कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल चेंज करना है, इनफैक्ट करना है, अभी वही मैं बता रहा हूँ, Yes, ठीक है। sir. और इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो वो डिजाइनर वाला कोड होगा, ठीक है। ये देखिए, है ना। जैसे हम लेबल डालेंगे तो इसके अंदर आएगा, टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे तो इसके अंदर आएगा, है ना, ठीक है। वो सब चीजें यहाँ पे आने वाला है। ओके, तो अभी देखिए अब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि वो जो फॉर्म 1 है, इट इज नॉट ओनली द नेम ऑफ द क्लास रिमेंबर, ठीक है, बट इट इज द नेम ऑफ द फाइल ऑल्सो रिमेंबर, ठीक है। तो अगर जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है, ये देखिए मैंने फॉर्म में क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। कैसे सिलेक्ट हो गया मालूम चलता है, हैंडल से इसके आसपास में, है ना, ठीक है। फॉर्म इज सिलेक्टेड। Yes, sir. तो अब जब हम प्रॉपर्टीज विंडो में जाते हैं, व्हेन वी गो टू प्रॉपर्टीज विंडो, और हम यहाँ से अगर नेम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम हियर इफ वी चेंज द नेम ऑफ द फॉर्म, है ना, तो क्या होगा, Yes, सिर्फ sir. क्लास का नाम चेंज होगा, ठीक है। ओनली द नेम ऑफ द क्लास विल चेंज, ठीक है। तो कभी अब अगर आप फाइल सिस्टम में जाके देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म्स होता है एक प्रोग्राम में, हम देखेंगे बनाएंगे इस तरह का, ठीक है, वेयर विल हैव मल्टीपल फॉर्म्स। तो आप फाइल को देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा फॉर्म है वो, है ना, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फॉर्म। हालांकि जो ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होगा आपको फाइल के नाम के हिसाब से दिखाएगा। हाँ, एक मिनट में, मुझे एक फोन आ रहा है। Yes, sir. ओके, ऑलराइट। तो तो क्या बात करते हैं हम लोग, फॉर ये फाइल और फॉर्म, है ना। तो अगर यहाँ से File चेंज और किया form. हमने तो क्लास का नाम तो चेंज हो जाएगा, बट वो फाइल नेम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं सर. एक जगह है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमको क्लास का प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है। बट इफ आई क्लिक हियर देन इट विल शो मी द प्रॉपर्टी ऑफ द फाइल, देखिए ना, दिखा रहा है फाइल का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर आप इस फाइल नेम को चेंज कीजिएगा ना, तो एक बार में दोनों चीज चेंज हो जाएगा, क्लास का नाम भी चेंज हो जाएगा और फाइल का नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स कम हियर और हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे साथ में एक पुराना आदत है, ठीक है। व्हाट आई डू इज, जो Yes, भी sir. मैं ऑब्जेक्ट का नाम सेव करता हूँ तो उसके आगे मैं एक प्रीफिक्स लगा देता हूँ। जैसे फॉर्म सेव करता तो FRM लिख देता हूँ, है ना, ठीक है। तो एक पुराना विजुअल बेसिक का ट्रेंड है एक्चुअली में, जो आजकल सब कोई फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो मैं तो फॉलो करता हूँ अभी भी, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं करूंगा ऐसा, अगर आपको फॉलो करना कीजिए, नहीं तो मत भी कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो सपोज Yes, sir. सेल्सियस, SCLSIUS, सेल्सियस 2, फ़ारेनहाइट नाम से। एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट रिमूव द एक्सटेंशन, वो .cs को नहीं हटाना है, ठीक है। तो Yes, .cs को sir. हटाएंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा चीज नहीं होता, एरर आएगा, आप फिर से .cs ठीक कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा, है ना, बट नहीं हटाना है, सिंपल सा सर, बात। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। ये प्रोजेक्ट का नाम जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट डाले हाँ हैं, हाँ हाँ वो तो सर सेम है, मतलब जो हमने पहले मतलब प्रोजेक्ट का नाम डालता है वो तो वैसे ही रहेगा। हाँ, वो ऐसे रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, ये खाली फॉर्म और को सर नाम दे रहे हैं मेन, हम लोग। ये सर मेन क्लास का नाम सर किस नाम से, मतलब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट रहेगा? नहीं, इसी तो नाम से हो जावा जाएगा, के हाँ केस, हाँ, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट नाम से हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। सर जावा केस में देखते हैं सर, मतलब मेन क्लास का जो नाम रहता है वही हम्म, सर, उसी नाम से हम उस प्रोजेक्ट या फिर फाइल को सेव करते हैं, तो वो भी कंसेप्ट वहाँ पे है। हाँ, तो लगभग लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बट यहाँ पे मेन क्लास ही नहीं होगा ना, मेन प्रोग्राम ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, अच्छा एक मैं इसको समझाने के लिए आपको एक जावा का भी एग्जांपल देख के मैं समझाता हूँ, है ना। तो अभी आप ये भी के सर, उसमें हमने जावा का प्रोग्राम किया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे भी हमने जावा का प्रोग्राम किया हुआ था।
तो इसी फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, और कोई ऐसा क्लास को हम रन करते हैं जिसके अंदर में ये नहीं है, मतलब मेन क्लास नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, cmd यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, और विदाउट मेन क्लास, हाँ विदाउट मेन क्लास हम उसको रन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक लाइन आएगा, ठीक है, वो लाइन इस वर्जन में आता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 है, आना चाहिए, देखते हैं, ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ उसको ना। तो यस जैसे सर, देखिए मेरे ख्याल से जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में मेन क्लास नहीं है, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स ट्राई में मेन क्लास है हमारा, ठीक है। इसलिए देखिए क्लास का फाइल का नाम क्या दिया था हमने, कॉम्प्लेक्स ट्राई डॉट जावा दिया है हमने ना, ठीक है। यस सर, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ जावा कॉम्प्लेक्स डॉट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ना, इस तरह से लिखते हैं और एंटर दबाते हैं। तो नीचे में एक मैसेज आएगा मेन का, देखिए मैसेज पढ़िए, 1 मिनट में आ गया, 1 मिनट में बस। यस सर, ओके सो लेट अस कंटिन्यू, है ना। तो देखिए अभी यस साफ सर, साफ बोल रहे हैं यहाँ पे मेन मेथड नॉट फाउंड, ठीक है, इन क्लास कॉम्प्लेक्स, प्लीज डिफाइन मेथड बता रहे, तो इतना तो समझ में आ गया। बट देखिए यस सर, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट आ रहा है देखिए, और जावा एफएक्स एप्लीकेशन क्लास मस्ट एक्सटेंड, है ना, जावा एफएक्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऐसे करके आ रहा है, मतलब एक दूसरा तरीका भी है, बिना मेन क्लास का भी चल सकता है, मतलब है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि या तो आप मेन क्लास यस सर, बनाइए, अदरवाइज आप ये काम कीजिए, ठीक है, जावा एफएक्स जो एप्लीकेशन है उसको आप एक्सटेंड कीजिए, तब जाके होगा। एक्सटेंड तो करके हाँ, इनहेरिट, इनहेरिट करके, तो यही वाला जो टेक्निक है ये अभी सी शार्प में चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो देयर इज नथिंग लाइक मेन अभी, है ना, फिलहाल, ठीक है। तो मेन वाला यस बात ही सर, नहीं वहाँ पे, तो ये चीज हो रहा है, तो उसको भी समझेंगे हम, धीरे धीरे हम समझेंगे उसको भी, वो कैसे हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम समझेंगे उसको भी, है ना, यस सर, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है, तो दैट इज वाई, मतलब जो भी आप फॉर्म बनाएंगे वो क्लास है, और उसी के नाम से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है, फाइल को। और देखिए जैसे हमने यस सर, एंटर प्रेस किया, एक मैसेज आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, आप देखिएगा लिखा हुआ है यू आर रीनेमिंग अ फाइल, ठीक है, आप एक फाइल को रीनेम कर रहे हैं, तो वुड यू यस ऑल्सो सर, लाइक टू परफॉर्म अ रीनेम इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ ऑल रेफरेंसेस टू द कोड एलिमेंट फॉर्म 1, है ना। तो यस करिएगा, तो सब जगह फॉर्म 1 का नाम FRM सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट से सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यस करना यस है। तो देखिए इससे क्या हुआ, जब आपने फाइल को रीनेम किया तो इससे मेरा दोनों काम हो गया, मतलब मेरा क्लास का नाम भी चेंज हो गया, एंड ये भी नाम एंड चेंज हो जाएगा, फॉर्म, मतलब फाइल का नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आप जाइए उसके अंदर में, बैक जाते हैं हम लोग, ये देखिए ना। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा क्लास का नाम हो गया FRM सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट डॉट CS, एंड अगेन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट डॉट डिजाइनर डॉट CS, है ना। ये और फॉर्म का हो गया, हाँ, ये फॉर्म का हो गया, आप इसको ओपन भी करके देख लीजिए, नहीं ये तो फाइल का नाम चेंज हो गया अभी, ठीक है, दोनों फाइल यस है। सर, और जब इसको ओपन करके देखिएगा, तो आप देखिएगा कि देखिए हमारा क्लास का नाम भी चेंज हो चुका है, देखिए, ठीक है। यस सर, तो नेम हैज बिन, ठीक है। नहीं यहाँ तो लेकिन अभी तक फॉर्म 1 ही दिखा रहा है, यहाँ तो चेंज नहीं दिखा रहा है, यहाँ तो नेम स्पेस खाली चेंज किया, सॉरी ये तो वो है, अभी तक यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, कहीं सेव नहीं हुआ परमानेंट, देखते हैं हम लोग, देखते हैं इसको, ठीक है, इसको भी ओपन करके देखते हैं। नहीं यहाँ पे भी अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बट हो जाना चाहिए था इसको, नहीं ठीक हुआ है, सर, अभी तक तो नहीं हुआ है, तो कहीं सेव नहीं हुआ होगा, ठीक है, सेव करके देखते हैं। क्योंकि देखिए जब इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ तो चेंज हो चुका है, देखिए, ठीक है, द नेम ऑफ आवर क्लास हैज चेंज। और एक बार हम डबल क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है, डबल क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे बीच में, तो कोड विंडो में क्या दिखाता है, तो देखिए कोड विंडो में चेंज हो चुका है ऑलरेडी, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर, अब हम खोलते हैं, कहीं सेव नहीं हुआ होगा, इसीलिए कहीं ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। नाउ लेट मी ओपन इट वंस, अब चेंज हो गया, देखिए, ठीक है, तो सेव नहीं हुआ था उस समय में, है ना। तो देखिए क्लास का यस नाम भी सर, चेंज है, और हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम भी चेंज है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये नेम करने का तरीका है, ओनली विद द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म के साथ ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा, ओनली विद द फर्स्ट फॉर्म आपको ये काम करना है, ठीक है। सेकंड फॉर्म के लिए तो क्या होता है ना, जब आप एक ही प्रोजेक्ट में नया फॉर्म ऐड करेंगे, तो यू विल गो टू प्रोजेक्ट, यू विल क्लिक ऑन ऐड फॉर्म, ठीक है। तो आप देखिएगा नीचे में एक फाइल नेम डालने का ऑप्शन आ जाता है, जब वहाँ पे फाइल नेम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा वो, ठीक है, देखिए ये और स्क्रीन वो आया। हम लोग हाँ
तो ये देखिए नीचे में ना form1.cs आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप यहीं पे sir. आप Yes, sir. नाम चेंज कर दीजिएगा, इसी जगह नाम चेंज कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्लास का नाम भी चेंज हो जाएगा और फाइल का नाम भी चेंज हो जाएगा, है ना, ठीक है। File का भी नाम change हो जाएगा. हाँ Yes, हाँ, sir. बट विद ओनली द फर्स्ट वन, जो पहला फॉर्म होता है क्योंकि वो रेडीमेड आ जाता है ना, पहले ही आ जाता है, आपको मौका नहीं होता है ऐड Yes, करने sir. का उसको, तो इसलिए क्या होता है उसका नाम form1 करके आ जाता है पहले से, तो इसको इस तरह से रीनेम करना है, ठीक है। तो चलिए अभी ये टाइटल भी चेंज कर देते हैं ऊपर में जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप इंग्लिश ग्रामर का पूरा यूज कीजिएगा, CELSIUS to FAHNHEIT एंड VIC वाइस वर्सा, मतलब दोनों काम हो जाएगा ना, एंटर। Yes, sir. तो अब फटाफट एक काम करते हैं, लेबल लगाते हैं वहाँ पे, लेबल या ना टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। तो ये हो गया हमारा सेल्सियस के लिए और ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट के लिए, ठीक है। Yes, देखिए sir. वाइस वर्सा करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से एक को रीड ओनली रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगाते हैं एक रेडियो बटन लगा देते हैं, 2 रेडियो बटन लगाते हैं, 1 2 Selection के लिए हाँ sir. सिलेक्शन के लगा देंगे हम लोग। तो एक से हो जाएगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और दूसरा से हो जाएगा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, ठीक है। दोनों में से एक को सेलेक्ट करके रख देते हैं, ठीक है, शुरू से ही। और पहले नाम वगैरह सबका चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पहले तो टेक्स्ट चेंज करते हैं, इसका टेक्स्ट इज सेल्सियस या डिग्री सी जो लिखना है आपको, सेल्सियस SIUS, ठीक है, फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब देखिए लेबल का नॉर्मली नाम देने का, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता, जैसे लेबल 1 नाम है, लेबल 2 नाम है, ठीक है। अब देखिए ऐसा अगर 100 लेबल होगा आपके फॉर्म में तब तो नाम देने में कितना समय चला जाएगा, ठीक है ना। इफ यू कैन गिव देन इट्स Yes, ओके, sir. ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मली लेबल को नाम नहीं देता बिकॉज ये प्रोग्राम में हम यूज करते नहीं कहीं पे भी, ठीक है। इट इज ओनली फॉर शोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बट ये तो Yes, यूज sir. होगा ना प्रोग्राम के अंदर में, तो इसको हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, इसमें प्रॉपरली इसका नाम देते हैं TXT, ठीक है। एंड वही सेल्सियस CLSIUS एंड TXT फ़ारेनहाइट। ओके उसके बाद में रेडियो बटन का भी टेक्स्ट पहले चेंज कर देते हैं या नाम चेंज कर देते हैं। तो रेडियो बटन के लिए RAD या RBD, ठीक है, रेडियो बटन RBT, ठीक है। और उसके बाद में ये होगा C2F, तो C और शॉर्ट में ऐसे डाल देते हैं 2F इस तरह से, और इसको डालते हैं F2C। अभी नाम भी चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट चेंज कर देते हैं लोग का, तो टेक्स्ट में डाल देते हैं ये F2C एंड दिस इज C2F, ठीक है। अब नीचे Yes, sir. बटन्स, अच्छा बटन का, हाँ बटन तो डालना पड़ेगा, विदाउट बटन भी एक्चुअली हो जाएगा अगर चाहे तो, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे Yes, sir. तो ये पहले बटन डाल के कर लेते फिर बाद में देखेंगे। तो चलिए बटन यहाँ पे डाला जा सकता है या नीचे डाल देते हैं, इसको छोटा बना देते हैं ऐसे करके एंड देन नीचे डाल देते हैं बटन। एक तो एक में लिखते हैं फाइंड डिफाइंड और दूसरे में लिख देते हैं रिसेट। नाम भी चेंज कर देते हैं, बीटी एंड फाइंड है ना, इस तरह से। Yes, sir. दोनों में से एक को सेलेक्ट करके रख देते हैं हम लोग। तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे चेक्ड नाम से, है ना, चेक्ड, तो ट्रू कर देते हैं। और इन दोनों में ये से checked. हाँ चेक ट्रू करने से क्या हुआ कि ये देखिए एक सेलेक्ट हो गया ना, तो दोनों में से एक सेलेक्ट रहने से तो ठीक रहता है ना। और क्योंकि इसमें से दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा, चेक बॉक्स होता था तो एक से Yes, ज्यादा sir. चेक हो जाता था, है ना।
और Yes, इसमें sir. से भी एक को रीड ओनली बना देते हैं, मतलब डेटा जैसे जब C2F होगा तो ये रीड ओनली हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं, और जब F2C में Yes, सेलेक्ट sir. करेंगे तो ये रीड ओनली हो जाएगा, इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो Yes, इसको sir. अभी रीड ओनली करके रख देते हैं। तो ये सब एकदम फाइन ट्यून कर रहे हैं हम लोग, सही ढंग से फाइन ट्यून करके बना रहे हैं, ठीक है। Hmm. तो सेव कर दिया हमने। अब प्रोग्राम करने की बारी आया, ठीक है। तो अभी इफ एल्स बाद में लगाएंगे, पहले C2F को प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला Yes. क्या था, याद है फॉर्मूला? So याद तो पहले तो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे थे, एक वेरिएबल में यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, INT ने फ्लोट में लेते हैं हम लोग, FLOAT फ्लोट, हाँ फ्लोट। उसके बाद में एक ले लेते हैं हम लोग C और कॉमा F, ये दो वेरिएबल ले लेते हैं, और उसके अंदर C इज इक्वल टू TXT सेल्सियस डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और लास्ट में sir. ये आ रहा है, उसके लिए कन्वर्शन के लिए याद होगा, कैनॉट इम्प्लिसिटली स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, कन्वर्ट डॉट टू To सिंगल, int ठीक है, टू सिंगल है ना। single. Yes, sir. और उसके बाद में जब बाद में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो हमको वो जो TXT फ़ारेनहाइट के अंदर में क्या करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा Yeah, F का वैल्यू है ना, इज इक्वल टू F। yes, sir. तो आप सिर्फ F दिखाएगा तो फिर यहाँ पे भी एरर आएगा, बोलेगा कि कैनॉट कन्वर्ट F टू, मतलब अच्छा इसको वैल्यू असाइन नहीं किया पहले, तो ये बोल रहा है। और एक दिखा रहा है वहाँ पे, कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट फ्लोट टू स्ट्रिंग, Hmm. तो डॉट यहाँ पे ट्रू स्ट्रिंग कर देना होगा। Yes. अब बीच में हमको फार्मूला डालना है, ठीक है, बीच में हमको फार्मूला डालना है। तो F इज इक्वल टू, तो इवन आई डोंट रिमेंबर द फार्मूला, ठीक है, उतना अच्छा से याद नहीं, तो हम लोग Yes, देख sir. लेते हैं, ठीक है, इसको है ना, कि फ़ारेनहाइट से, तो FAHREN हाइट टू सेल्सियस फार्मूला, Sabi, yes, sir. है ना। तो Yes. ये फॉर्मूला बता रहा है, ये तो फ़ारेनहाइट में है तो वो C में कन्वर्ट करने का बताया, रिलेशन बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बट सिंपली फॉर्मूला देख लेते हैं कहीं से, फ़ारेनहाइट टू, तो C इज इक्वल टू, हमको F इज इक्वल टू चाहिए, Hmm. तो T इन C इज इक्वल टू दिस, और F वाला फॉर्मूला कहाँ है, नहीं बता रहे, इससे तो ये रिलेशन से हम लोग को लगता है उल्टा करके अपना से करना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. तो चलिए, अच्छा और देख लेते हैं एक तो, सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट तो है, इक्वल टू F डिवाइड बाय 1.8, तो चलिए इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं हम लोग, यहीं से दूसरा तो बता नहीं रहा है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेबल दिखा दिया बट फॉर्मूला नहीं, चलिए यहीं से कर लेते हैं उल्टा। तो 1.8 उधर चला जाएगा तो C इंटू 1.8 हो जाएगा, है ना, प्लस 32, यही होगा ना, Yes, sir. C इंटू 1.8 प्लस 32, चलिए देख लेते, लगा लेते उसी को। तो C इंटू 1.8, ठीक है, प्लस 32, तो इसको डाल देते हैं इसके अंदर में, और फिर लास्ट में 32 को प्लस कर देंगे हम लोग। तो चलिए, लेट्स से दिस इज इट, है ना। अब यहाँ पे भी देखिए एरर आ रहा है, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बताया, कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट डबल टू फ्लोट, है ना, एन एक्सप्लिसिट कन्वर्शन एग्जिस्ट, ठीक है, आर यू मिसिंग द कास्ट बोल रहा है। तो दो तीन Hmm. चीजें ट्राई करके देखते हैं हम लोग, जैसे ये तो फ्लोट है, ये डबल आ रहा है, ठीक है, तो इसमें मैं एक बार Yes, एफ sir. लगा देता हूँ, तो सी का तरीका जो है, ठीक है, तो ये देखिए काम कर गया, है ना। तो 1.8 F. हाँ, Yes, sir. तो सी में भी यही तरीका था कि फ्लोट का वैल्यू को रिप्रेजेंट Hmm. कराने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट वाला जो वैल्यू होता है वो डबल होता है, ठीक है, तो इसको अगर फ्लोट में दिखाना है Yes, तो sir. यू हैव टू राइट एफ, है ना। तो देखिए वो सब नॉलेज कितना काम आता है। तो बहुत सारा चीजें इनफैक्ट Yes. सी और सी प्लस से उठा के डाल दिया गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। Hmm. तो चलिए अब रन करके देखते हैं एक बार इसको।
सब बिल्ड करने में थोड़ा टाइम देता है। फर्स्ट टाइम में टाइम लेता है, उसके बाद में फिर हो जाता है जल्दी जल्दी। अच्छा। ये सब ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये सब के लिए चाहिए होता है, बहुत रैम चाहिए होता है, वो SSD वगैरह ये लोग के लिए चाहिए होता है ना। तो चलिए टेस्ट करने के 37 डिग्री जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, ठीक है, फाइंड करके देखते हैं। आ गया 98.6 करेक्ट है, ठीक है। देन 0 डिग्री CS, 0 डिग्री CS कितना होता है, 32 डिग्री ये फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फाइंड कीजिए, आ गया देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, और 100 डिग्री होता है 212, तो 100 डिग्री है 212 आ गया, ठीक है, एकदम सही हो गया। तो एक पार्ट तो काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इफ एल्स लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कब क्या करना है। तो इसमें इफ एल्स लगाएंगे, तो अगर, ठीक है, तो ये तो डिक्लेरेशन तो छोड़ देते हैं जैसा डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो इफ लिखते हैं, अगर जो हमारा रेडियो बटन, ठीक है, RBT C2F सेलेक्टेड है, ठीक है, डॉट चेक्ड, अगर ये चेक्ड है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट को रन कराएंगे, ये जो अभी पार्ट रन किया है उसको हम रन कराएंगे। एल्स तो यहाँ पे चेक का काम क्या रहता है? चेक्ड असल में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि असल में ये ट्रू एंड फॉल्स होता है, तो नहीं भी लिखने से चलता है, ठीक है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ले लेता है उसका। तो चेक्ड का मतलब है सिलेक्टेड है, ठीक है, सिलेक्टेड है या नहीं है उसका मतलब होता है चेक्ड, ठीक है। तो असल में चेक बॉक्स और रेडियो बटन कहीं ना कहीं सेम जगह से इनहेरिट होके आया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में चेक बॉक्स का है, क्योंकि चेक बॉक्स में चेक होता है ना, चेक मार्क आता है। यस सर। तो उसी प्रॉपर्टी को रेडियो बटन में भी, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, फर्क यही होता है कि रेडियो बटन में से आपको दिए गए ऑप्शंस में से एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, और चेक बॉक्स में से मल्टीपल सेलेक्ट भी हो सकता है, ये फर्क होता है दोनों में। तो बट अदरवाइज इनहेरेंटली अंदर से दोनों एक ही है, तो वही प्रॉपर्टी को यहाँ रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके ट्रू डाला जा सकता है, बट इफ यू स्किप ऑल्सो देन ऑल्सो इट विल वर्क असल में, ठीक है। तो मैं अभी स्किप करके काम करा रहा हूँ, सिर्फ ये चेक कर ले रहा हूँ कि जो हमारा रेडियो बटन है वो चेक्ड है या नहीं। अगर चेक्ड है तो ये कोड चलेगा, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसे सेल्सियस में डालेंगे। हाँ उल्टा वाला डाल देंगे हम लोग, है ना। तो जैसे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल और txt फ़ारेनहाइट डॉट टेक्स्ट और उसके बाद में टी कैपिटल सर, टी कैपिटल। हाँ एंड देन c इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला था, f-32। यस सर। f-32 +32 था, माइनस में था सर। हाँ इसमें माइनस होगा ना, उसमें +32 था। तो f-32 इंटू 5/9 है इंटू 1.8, यस सर। ठीक है, ये हो गया। और एफ लगाते ना होगा सर, वही .8 f लगा देना होगा। तो स्मॉल f से चलता है कि नहीं चलता है देख लेते हैं, नहीं स्मॉल, हाँ चल रहा है स्मॉल f से भी। यस। और उसके बाद में c इज इक्वल टू, सॉरी, txt सेल्सियस इज इक्वल टू c डॉट टू स्ट्रिंग। बट यहाँ पे सर रेट आ रहा है। हाँ वो चला जाएगा, तो आधे में चला जाएगा। अच्छा और एक चीज करना है कि जैसे अगर आपने उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो वो जो एनेबल डिसेबल का प्रॉपर्टी को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए अभी क्या प्रॉब्लम होगा इसमें कि इसको जब हम रन करके देखेंगे, तो जब ये सेलेक्ट है तब तो ठीक है, जैसे अभी फिर से 37 ट्राई करके देख लिया हमने, निकल गया ये, है ना। बट एज सुन एज वी क्लिक ऑन दिस, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि ये रीड ओनली हो जाना चाहिए और ये रीड ओनली हट जाना चाहिए इसका, ठीक है, तब तो हम फ़ारेनहाइट लिखेंगे यहाँ पे और कैलकुलेट करेंगे। हालांकि फाइंड करेंगे तो आंसर आया, कुछ ना कुछ तो आया आंसर यहाँ पे, है ना, ठीक है, इसका बेसिस है। बट वी आर नॉट अलाउड टू टाइप है ना, वी आर नॉट अलाउड टू टाइप, तो वो भी तो अलग हो जाना चाहिए ना, तो प्रॉपर्टी उसको सर मेक इट टू टाइप इनेबल करना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो txt सेल्सियस है उसका रीड ओनली ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है, उसका रीड ओनली ट्रू हो जाना चाहिए, और जो txt फ़ारेनहाइट है, ठीक है, उसका रीड ओनली फॉल्स हो जाना चाहिए। यहाँ पर मतलब कोड भी लिख के डायरेक्ट ट्रू एंड फॉल्स का प्रॉपर्टी दे बिल्कुल सकते कर हैं। सकते हैं। तो देखिए वो एक ही चीज है ना, जब डिजाइन में भी आप करते हैं तो एक्चुअली कहीं ना कहीं कोड ही मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, बट खाली लगता है कि हाँ डिजाइन में हो रहा है सब चीजें, बट एक्चुअली ये वही प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी उस दिन हमने सीखा था ना, क्लास का प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी जिसको आप यहाँ से चेंज करते हैं। तो खाली फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि यहाँ पे आप डिजाइन टाइम में कर रहे हैं और यहाँ पे रन टाइम में करता है, ठीक है ना।
तो देखिए जैसे मैंने बोला ना कि Yes. ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, इसमें एक बेनिफिट क्या मिलता है, अगर मान लीजिए आपके पास में पूरा ऐसा प्रोग्रामर नहीं जो अच्छा सा कोड लिख सके, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन लोगों को ये डिजाइन में फंसा सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं डिजाइन बनाओ, लो Yes, जितना sir. हो सके उतना डिजाइन बनाओ, और जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर होगा वो क्या करेगा, वो जाके बैकग्राउंड का प्रोग्राम लिखेगा, ज्यादा बेटर रहेगा इस तरह से, है ना, ठीक है, ये चीज हो सकता है। तो शायद इसीलिए हाँ सर आजकल फुल स्टैक डेवलपर्स का हाँ डिमांड ज्यादा एकदम बढ़ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, है रहा ना, है, एक्स्ट्रा मतलब मैन पावर यूज ना करना। हाँ। तो कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मान लीजिए ऊपर ये में भी पार्ट डाल को, दिया। और उसमें उल्टा ट्रू फॉल्स कर देंगे हम लोग, है ना, क्योंकि जब ये सेलेक्ट होगा तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। स्पेलिंग से हाँ, स्पेलिंग फॉल्स एंड दिस वन ट्रू, दिस विल बी ट्रू। ठीक है। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाला बिहेवियर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए अभी मुझे तो किया है बहुत बार, तो मैंने सेंस कर लिया कि हाँ क्या क्या होना चाहिए, तो वही जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप भी सेंस करना सीख जाएंगे कि हाँ क्या क्या बिहेवियर हमको रेडीमेड डालना है इसमें, है ना। तो देखिए यस F2C सर। किया तो लेकिन हुआ नहीं, देखिए तो हुआ नहीं, चेंज नहीं नहीं हुआ, सर। ठीक है, इट डिडंट चेंज। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो लिखा तो हमने साफ साफ है कि जब ये चेक्ड होता है, ठीक है, RBT ये डॉट एफ चेक्ड होता है, तो फर्स्ट बात है C2 डॉट एफ, तो सेल्सियस रीड ओनली फॉल्स हो जाना चाहिए और फ़ारेनहाइट का रीड ओनली ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हाँ, लेकिन एक चीज गलत कहाँ हो रहा है ना, ये गलत एक जगह हमने सर यहाँ किया पे सर RB2 है। ये ठीक है, दिस इज फाइन, बट सी वेयर वी हैव रिटन इन BTN फाइन, जो इवेंट है वो गलत पकड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है, इवेंट है जो गलत पकड़ा गया है, तो हमको इवेंट यूज करना था एक्चुअली ये वाला। इसको डबल क्लिक कीजिए, इसका जो डिफॉल्ट इवेंट होता है ना, इसको आप डबल क्लिक कीजिए, देखिए इसका भी इवेंट होता है, क्या होता है, चेक चेंज, है ना, ठीक है, चेक चेंज, है ना। तो अभी देखिएगा हमको ये पता करना, अब देखिए अब EB यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, EB यूज करेंगे, तो जब चेक चेंज होगा और ये ट्रू होगा, ठीक है, तो इफ ई डॉट, है ना, देखिए ई डॉट, सॉरी ई से तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ई से तो नहीं मिल रहा हमको डेटा, ये चल डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, इफ RBT, ठीक है, RBT C2F डॉट चेक्ड, ठीक है, अगर वो यस चेक्ड है तो हम क्या करेंगे, तो हम वो दो चीज हमने जो डाला था वो हम कॉपी पेस्ट कर लेते ऊपर से, ये कौन सा है, C2F, है ना, तो C2F में तो ये वहां से होना हटा चाहिए, देना होगा। हाँ यहाँ से हटा देना होगा, बिकॉज ये तो बटन क्लिक पे है, ठीक है, और हमको बटन क्लिक पे नहीं लिखना चाहिए, जब वो चेंज होता है तब, है ना, यस जब वो चेंज होता है तो इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, और फिर यही काम उसमें भी करना एल्स पड़ेगा, पार्ट में। है ना, इसमें भी करना होगा डबल क्लिक करके, कि जब ये चेक होता है तो क्या करना होगा, तब ये वाला उठा के डाल देते हैं वहां पे, ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ तो हमने इफ डाला ही नहीं, इफ पे डालना है, इफ, यस ठीक है, RBT F2C डॉट चेक्ड, यस चलिए अब ट्राई करके देखें। तो ये तो ठीक है, इस पे क्लिक करते देखिए अब हो रहा है, ठीक है, अभी फ़ारेनहाइट तो वो हो गया, राइट हो गया और ये रीड ओनली हो गया, है ना, तो देखिए अब दोनों काम कर रहा है अच्छा से, है ना, यस ठीक है। चलिए और एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे चलिए पहले तो देख लेते हैं, जैसे 37 डिग्री हमने डाला, निकाल लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है, अब हमको F2C करना है, तो देखिए इसमें तो आ गए, बट रीसेट हो जाने से और भी अच्छा होता था, है ना, या इट्स अप टू यू, अगर ये बिहेवियर डालना डालिए, मत डालना है तो मत डालिए, ठीक है, जैसे रीसेट क्लिक करें तो क्लियर हो जाना चाहिए ना, तो यस काम करते हैं, रीसेट को ही प्रोग्राम कर लेते हैं, रीसेट को प्रोग्राम कर लेते हैं, तो रीसेट के लिए ज्यादा अच्छा होगा कि एक हम अलग सा फंक्शन बना लेते हैं, इट विल बी बेटर, है ना, ठीक है, तो सपोज PRIVAT प्राइवेट SUB सब, प्राइवेट SUB सब, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं आता है। नहीं सब ऑब्जेक्ट ही तो है यहाँ पे, ये जितना भी बटन रिसेट वगैरह आपने बनाया है, कौन सा ये ऑब्जेक्ट का, हाँ नहीं इसका हाँ भी आता सर। है, इसका भी आता है, जो सेंडर है कभी कभी आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको यूज करना पड़ेगा, तो आएगा, आप जैसे जैसे यस आगे प्रोग्राम बनाइएगा, जैसे इस केस में तो ई का रोल नहीं आया, ठीक है, बट आप देखिएगा ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे ई का भी रोल आएगा, ठीक है, जैसे यस जो वो हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे थे ना एमोर्टाइजेशन वाला, जो EMI यस वाला, सर।
तो उसमें आप देखिएगा Yes, हमको sir. टेबल लाना पड़ेगा कहीं से, ठीक है। तो ऐसा ग्रिड नाम का Hmm. कंट्रोल है हमारे पास में, है ना। आप टूल बॉक्स में Hmm. देखिएगा तो वी हैव अ ग्रिड। तो ग्रिड को जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको रोज एंड कॉलम्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो हमको यहीं से मिलेगा, ई से मिलेगा, ठीक है। कौन सा रो में अभी Oh, आप है, कौन सा कॉलम में, वो इन्फॉर्मेशन हमको ये देगा, ठीक है। yes, sir. तो एक रीसेट बटन नाम से मैंने बना दिया एक, सॉरी सब नहीं ना, ये तो हम वो वहाँ है क्या सर बोलते यहाँ पे C# का हैं, सर. हाँ C# है, ठीक है। तो पब्लिक वॉइड REST रीसेट फॉर्म, ऐसे से बना Yes. दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉर्म को रीसेट करते हैं। तो फॉर्म को रीसेट कैसे करना है, वो दोनों को खाली कर देना है ना, TXT celsius डॉट क्लियर। नहीं, यहाँ पे सर डिस्ट्रक्टर का भी तो यूज करके मतलब उसको मतलब ये 0 पे लास्ट. क्या चीज, सर डिस्ट्रक्टर का भी यूज कर सकते थे. हाँ यूज कर सकते हैं, बट जैसे डॉट नेट जैसा जगह में डिस्ट्रक्टर का ना के बराबर यूज होता है, बिकॉज डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन, है ना। तो हम्म. जैसे C++ में डिस्ट्रक्टर का क्या काम होता था ना, बिकॉज देखिए आप दो टाइप से ऑब्जेक्ट क्लीन बनाते हो कर वहाँ दो. पे, है ना, क्लीन करने यस के लिए। सर. तो स्पेशली यस सर. डिस्ट्रक्टर का यूज होता था जब आपने न्यू से, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो तो उसको डिलीट से डिलीट करना पड़ता था, है ना। तो यस. इसीलिए क्या होता था, वहाँ डिस्ट्रक्टर को हम लोग मॉडिफाई करते थे। बट यहाँ तो आपका हर ऑब्जेक्ट न्यू से क्रिएट हो रहा है, तो डिस्ट्रक्टर को पहले से समझा दिया गया कि आपको डिलीट करना है बोल के, ठीक है, आपको हटाना है। तो इसलिए यस यहाँ सर. पे डिस्ट्रक्टर को हमको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। यस. तो चलिए ये हमने डाल दिया रिसेट फॉर्म के अंदर में। अब इसको मैं 3 जगह कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब ये आपके ऊपर है, ये बिहेवियर कैसे करके आपको अटेंड करना है। जैसे मैंने इसको रिसेट फॉर्म को यहाँ पे भी कॉल कर लिया, ठीक है। और मैं इस जगह भी कॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे भी कॉल कर लेता हूँ, कि जब हम स्विच करें ना तो खाली मिले हमको, है ना। यहाँ जाके यस सर. हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं REST रिसेट फॉर्म। तो देखिए अलग से फंक्शन बनाने के ये बेनिफिट है कि देखिए एक बार हमने बनाया, उसको हमने 3 जगह कॉल कर दिया, बार बार कॉल कर हाँ लिए सर बार बार कॉल मतलब. कर लिया। ऐसे आप कॉपी पेस्ट करते थे, तो कॉपी पेस्ट में क्या होता था, अगर मान लीजिए वो फंक्शन में कोई फॉल्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट का नाम, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, देखिए तो ऑब्जेक्ट है ना ये। तो अगर यस. मान लीजिए यहाँ पे कोई गलती हुआ, तो क्या होगा कि हमको तीनों जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, और एक जगह भी अगर भूल गए तो इनकंसिस्टेंसी आ गया, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ यस सर. ऐसे करते तो आपको तो एक ही जगह नाम चेंज करना है ना, ओनली हैव टू चेंज इट वंस हियर, बस हो गया, ठीक है। और तीनों जगह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर आपका फंडामेंटल अप्रोच बहुत अच्छा है ना, तो आप देखिएगा आपका बग फ्री प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो मुझे भी समझने में टाइम लगा है, ऐसा नहीं कि मुझे भी एक दिन में समझ में आ गया सब चीजें। आई हैड टू स्पेंड लॉट्स यस ऑफ सर. टाइम, है ना। और इतना पढ़ाया, इतना प्रैक्टिकल काम किया, तब जाके अब समझ में आता है सब चीजें, ठीक है, कि क्या होता है, क्यों हमको बनाना चाहिए। नहीं तो पहले मैं भी क्या करता, मैं भी कॉपी पेस्ट पे ज्यादा काम करता था, ठीक है। बट अब नहीं, अब पहले दिमाग में एक फ्रेमवर्क टाइप से डेवलप कर लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने करने से पहले मैंने क्या किया, अलग सा एक ये बना लिया, ठीक है, सॉरी ये वाला है ना, अलग सा बना लिया, बिकॉज आई न्यू कि मुझे ये कोड 3 जगह बुलाना पड़ सकता है, ठीक है। तो व्हाई नॉट राइट इट वंस, क्यों हम 3 जगह लिखेंगे इसको, है ना। यस. तो ये करते करते आया, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं। तो अब एक बार फिर से 37 डिग्री बना लेते हैं, फाइंड करते हैं। अब जैसे हम स्विच करें तो हमको एकदम फ्रेश फॉर्म मिल रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या कर यस सर. सकते हैं, नया डेटा के साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा, ठीक है, इट विल बी, सॉरी उल्टा हो गया ना, 212 सेल्सियस में 100 होना चाहिए था, ये गलत आ रहा है डेटा, ये गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये सही नहीं आया। तो ये 5/9 था ना, 9/5 था, ये 5/9 था शायद मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो एक बार डिवाइडेड बाई 5/9 था असल में, इसको ऐसे करना होगा शायद, है ना, ठीक है। या तो ऐसे होगा, या यस. आप 5/9 से वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई नाउ। तो इसमें आते हैं 212 फाइंड, हाँ अब आ गया एग्जैक्ट, है ना, ठीक है। फिर से आप रीसेट करना चाहे तो कभी भी रीसेट पे क्लिक करेंगे तो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री यस. फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, सी देखिए आ गया 0 डिग्री से हमारा। तो इट्स वर्किंग एकदम यस. परफेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ जाएगा तो अब सेल्सियस में कैलकुलेट होगा, यहाँ जाएगा तो फ़ारेनहाइट में होगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया, बट एटलीस्ट आपको क्या हुआ, ये यूज करना आ गया ना एटलीस्ट। ये तो आता था, यस सर. बॉक्सेस लेबल बटन आता था, बट अभी इस प्रोग्राम में एटलीस्ट क्या हो कि हमको रेडियो बटन यूज करना आ गया, और एक परफेक्ट एग्जांपल था, ठीक है, अच्छा एग्जांपल था, है ना, रेडियो बटन के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली अब आगे का जितना हम प्रोग्राम यूज करेंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो बाकी का जो कंट्रोल्स है ये सबको धीरे धीरे यूज, सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए ना, ठीक है, कि ये यस सर. एटलीस्ट कॉमन कंट्रोल जितना है ना आप उसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है। आप इसको समझ लीजिए कॉमन कंट्रोल को यहाँ पे, ठीक है। एंड देन कुछ कुछ हम कंटेनर से भी यूज करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ हम मेनू से भी यस सर. यूज करेंगे, तो जितना हो सके, मतलब बिफोर गोइंग टू WPF, है ना। तो वहां पे देखिए WPF का एक इंटर ऑपरेबिलिटी भी दिया हुआ है, ठीक है।
कि उसके साथ भी इसको कंबाइन किया जा सकता है इस प्रोग्राम को चाहने से, ठीक है। तो बट अभी उसमें दिमाग में लगाएंगे, पहले तो यहाँ से जितना हो सके वो सबको ट्राई कर लेंगे हम लोग, है ना। एंड देन स्लोली एंड yes, ग्रेजुअली हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये सब नेचुरल था, ये सब हमको आता था, पुराना चीजें पहले भी किया हुआ है, तो एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं hmm, सब चीजों को, है ना, ठीक है। कि कहीं पे हो सकता है जरूरत पड़े तो रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करने के बाद थोड़ा जल्दी करेंगे, एंड उसके बाद में क्या करेंगे, yes, तब sir, इसी टाइप का प्रोग्राम को हमको कन्वर्ट करना होगा WPF में, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या नहीं होगा ना, कि जैसे hmm, बनाया बनाया हुआ प्रोग्राम है, इंटरफेस तो आपको आएगा बनाने के लिए, इंटरफेस के लिए तो हमको झमेला yes, नहीं sir, करना होगा, सब बना बनाया नहीं, प्रोग्राम होगा, आपको होमवर्क दे दिया जाएगा कि आज ये 5 प्रोग्राम का आप इंटरफेस बना लीजिए, ठीक है। तो आप बना के लाएंगे इंटरफेस, yes, sir, उसी को हम लोग क्या करेंगे, कोड कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये इजी होगा। फिर सिमिलरली जब आप MVC ट्राई करेंगे, तो MVC तो वेब प्रोजेक्ट्स में ट्राई होता है, ठीक है, ये सब में होता नहीं है ना। hmm, तो MVC में भी हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रोजेक्ट को फिर वहां जाके भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मॉडर्न प्रोजेक्ट, जो हम ट्राई कर रहे हैं सब मॉडर्न प्रोजेक्ट ट्राई कर रहे हैं, तो इन्हीं प्रोजेक्ट को वहां hmm, पे ट्राई कर लिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो उससे क्या yes, होगा sir, कि प्रॉब्लम्स का कमी नहीं होगा, हमारे पास में ऑलरेडी वर्कड आउट प्रॉब्लम्स होगा, वहां पे फीचर सीखना होगा हमको, है ना, अच्छी तरह से, ठीक है। yes, sir, तो बेटर रहेगा। तो तीनों जगह सेम चीज को हम लोग रिपीट कर लेंगे, एंड देयर बी मोर प्रोग्राम्स, ठीक है, और भी फैंसी फैंसी प्रोग्राम निकालेंगे हम लोग सब सीखने के लिए, है ना, ठीक है। yes, sir, तो चलिए रहने देते हैं आज यहीं तक, इसको मैं डाल दे रहा हूँ गिटहब में भी, ठीक है। और लैपटॉप का स्टेटस okay, क्या sir. है? सर लैपटॉप का सर वो आज तो 2 अक्टूबर था, तो सर आज बोला था नहीं आने को, अच्छा कल बोला है कॉल करने को, तो सर अच्छा कल तक अच्छा। में मिल जाना चाहिए सर। चल देख लीजिए, जितना जल्दी आएगा तो फिर आपका प्रैक्टिस भी फिर से रिज्यूम हो सकता है। यस, यस सर, यस सर, अनफॉर्चुनेटली सर 2 अक्टूबर था ना, तो आज ही आ जाता हाँ, चलिए तो इसको मैं क्लासरूम में डाल देता हूँ आपका नोट्स को, और है। यस वो सर, गिटहब में चला ही गया वो, है ना, पुश कर दिया। यस सर, चलिए फिर अब कंटिन्यू वीडियो भी करते हैं। डाल देते हैं। हाँ डाल देंगे, ठीक यस, है, वीडियो भी डाल देंगे, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।